हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ, गुड इवनिंग, लव यू ऑल मेरे अंडर बंटर्स। क्या आप सभी लोगों को आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से बताइए। यस। हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने जल्दी से आज ये क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुन आज जेई बैच में। वर्क एनर्जी एंड पावर लेक्चर नंबर 4 हमें डिस्कस करना है। हम लोग टाइप ऑफ वर्क्स पर बात कर रहे थे। ग्रेविटी की हम लोगों ने बात कर ली है। आज हमें अच्छे से स्पीड मेंटेन करनी है क्योंकि इसके बाद हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास आएगा, जिसके ऊपर हमें बहुत सारे सवाल लगाने हैं। एडवांस लेवल तक के भी सवाल हमें क्लास में ही लगाने पड़ेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए आइए, बहुत सही। कई अंचपंच इकट्ठा हो चुके हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। यस, तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज वर्क कैलकुलेशन बाय डिफरेंट फोर्सेस। हमें बात करनी है। अरे कटगो कटगो। अच्छा ये, हाँ, डिफरेंट फोर्सेस। ग्रेविटी की हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। हमारे लिए ग्रेविटी की हम लोग यहां पर बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमें फ्रिक्शन की बात करनी है, ठीक है, और स्प्रिंग की बात करनी है, और फसूडो फोर्स की अलग से बात करनी है। सर टेंशन कहां को, नॉर्मल कहां को, जैसे पहले कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही होगा, ठीक है। तो फसूडो फोर्स की भी हमें यहां पर बात करनी है। फिर वर्क काइनेटिक एनर्जी, इसी के अंदर यहां पर छोटे मोटे चुटर पुटर टॉपिक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें बात करनी है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी हमें यहां पर बात करनी है। क्लियर? तो सारे बच्चे जल्दी से बताइए, क्या आप सभी लोगों ने नमस्ते 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 किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन चल रही हैं? यस। अरे भैया, अरे यार, अरे कुछ नहीं है मर्दवा। हाँ, चिल मारिए आप लोग। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे ऐसे ही लोग तंग कर रहे हैं, तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कि तुम लोग इधर उधर की बातों में रहोगे, कुछ बच्चे टॉपर बन जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे। ऐसे मत होने दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यस, हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी कि आप लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मैं एक्चुअली में सैटरडे को देने वाला था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कुछ हमारे जो स्टूडेंट पास आउट कर गए हैं, ठीक है, वो कॉलेज से आए थे मिलने के लिए, तो थोड़ा सा गपशप में टाइम निकल गया था। तो अभी आप लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हमारे पास टॉपिक था, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ किसमें है? जेई मेंस एंड हमारे पास एडवांस। ये अलग सा टॉपिक मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। ये अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स में हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। आप इसको 1.5x पर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के आसपास में ये हमारे पास नोट्स बनाते बनाते आपको खत्म हो जाएगा। तो आधा घंटा आपको और देना है। क्लियर? यस। रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ गायरेशन तो भाई रोटेशन में आएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का टॉपिक आज आपको शाम को मिलेगा, शाम को, ठीक है। शाम नहीं, रात हो जाएगी तब तक तो, ठीक है। इसके बाद आपकी किसकी क्लास है? केमिस्ट्री की है या मैथ्स की है? उनकी तो नहीं है क्लास। हाँ, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज आखिरी में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। उसमें भी लिखा हुआ है आखिरी में, बिल्कुल सारे बच्चे। इसके बाद किसकी क्लास है? केमिस्ट्री या मैथ्स? एआईटीएस अच्छी बात है। निखिल सर की, ठीक है। तो वो व्यक्ति 8:45 तक पढ़ाता है, तो आपको 9:15 पर मिल जाएगा, 9:15 PM, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात एक और मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, जरूरी नहीं है आज ही देखें, जरूरी नहीं है कि, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसको आज ही देखें। कोई कंपल्शन नहीं कि आज ही देखें, आप अपने आराम से इसको देख सकते हैं आपके टेस्ट के लिए। क्लियर? यस। 9:45 तक पढ़ाता है ये व्यक्ति, क्या बात कर रहे हो? 9:45, ईमानदारी भाई, तुम्हें विद्या का समय 9:45 तक पढ़ा रहा है, फिर भी सिलेबस नहीं हो पा रहा है। जिनको आज देखना हो आज देखिएगा, जिनको बाद में देखना प्लीज, लेकिन ये छोड़ना मत भाई। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं,
ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसको छोड़ना मत, ठीक है। देखो कितने झूठे लोग, हाँ ये इतना पढ़ाने के, भाई केमिस्ट्री में इतना है भी, ऐसा तो नहीं है मनगढ़ंत बना बना के पढ़ा है? हाँ कहो सर आराम करो, आराम से, हाँ यस 8:30 तक पढ़ाते, चलिए ठीक है। कहना कि ऐसा भी मत करना कि भैया इतना पढ़ा दो कि 12वीं का भी यही खत्म हो जाए। कह सर हम 12वीं में आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाइए, ठीक है। यस इतना तो है भी नहीं, 4-5 चैप्टर हैं उसमें भी। देखो केमिस्ट्री में मैं, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब जैसा भी हो, लेकिन 3 मास्टर लगे पड़े हैं भाई खत्म कराने में, 3। अबे यार यहां टीके सर और मैं अकेले अकेले छोड़ रखा है। मैं कह रहा हूं हमें भी सपोर्ट चाहिए, हमें भी चाहिए कि 2-3 टीचर और आ जाए भाई साहब, हमें भी थोड़ा आराम रहे, ठीक है। चलिए बेटा जरा सारे बच्चे इस एडवांस के सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। यस द वर्क डन ऑन, अब सारे बच्चे सीरियस रहेंगे, आज थोड़ा सा हमें अच्छे से कवर करना है, एटलीस्ट वर्क एनर्जी थ्योरम तक पहुंचना है बेटा। द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय अ फोर्स, ये फोर्स देख के तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, k बीइंग अ कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन, की डायमेंशनल एनालिसिस से आप देखें तो वो सेम हो जाए। When the particle is taking from a point a, 0 to 0, along a circular path of radius a about the origin in xy plane, तो वर्क कितना होगा, ठीक है। वर्क हमारे पास कितना होगा, ठीक है। अब आइए सारे बच्चे जरा प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है भैया। वर्नियर का एक आध सवाल अगर आ भी गया तो आपने छोड़ दिया तो आपकी रैंक खराब नहीं हुई, आपने नहीं पढ़ा है। कॉमन सेंस रखिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है अभी उस पर फोकस करिए, ठीक है। आइए अब हमारे लिए क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ पर लेके गए हूं। अब इंटीग्रेशन में ना कई बच्चों को मौत आई होगी, ठीक है। ये हमारे पास पार्टिकल बेटा ध्यान से a,0 से आप इसको एक सर्कुलर पाथ पर लेके गए हो 0,a तक ऑन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस, ठीक है। यही बोला है ना, वर्क डन हमें बताना है। और फोर्स देखो जरा इन्होंने कैसा दिया है जिससे बच्चे को मौत आ जाए, एक्स आई कैप डिवाइडेड बाय एक्स। बेटा कहीं छाप के तो नहीं आए हो ना तुम, कुछ बच्चे करते हैं कि भाई क्लास में बताने के लिए हमारे पास कुछ हो, शो ऑफ करने के लिए, तो नेट पर से देख लेंगे, सॉल्यूशन कहीं से देख लेंगे और बता देंगे। यही है ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है। k being constant when the particle is taken from a, 0 to 0, a along circular path of radius a about the origin, हमें वर्क डन बताना है सारे बच्चे, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर देखा जाए तो फोर्स तो वेरी कर रहा है ना, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा फोर्स वेरी करेगा, तो आप स्मॉल वर्क डन निकालेंगे एफ डॉट डीएस से। याद करिए जैसे आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्मॉल वर्क डन आपको मिलेगा क्या, एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस वाई डीवाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास आया, क्लियर, वेरी गुड, बहुत सही यार। अगर बच्चों को यह दे दिया जाए ना, बच्चे आधे डर जाए। मैंने क्या कहा था, किसी भी कर्व पर जाए, अब आप कहते टोटल वर्क डन निकालने के लिए, देखो क्लास में इसलिए कहते हैं बेसिक चीज अगर आपने सही से समझी है तो आपके कठिन सवाल भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे, आप यहां कहते हैं सर ये एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, मैंने कहा हाँ, और सर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीवाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, मैंने कहा हां। अब जरा ध्यान से देखना, जब आप यहां पर इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का करोगे, एक्स वेरिएबल, लेकिन सर वाई भी तो पंगा देगा, मैंने कहा हां, तो इसको हटाना चाहिए था। वेरी गुड यार, बहुत सही यार, लव यू बेटा। आप लोगों ने इतना सोचा, यहां पर वाई वेरिएबल है सर, लेकिन सर इसी में एक्स भी है। अब बेसिक मैथ्स में याद करो, हमें कोई सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन ये वो फलाना ठिकाना हमें नहीं चाहिए। हमें पता है कि अगर ये सर्कुलर पाथ है तो हम लोगों ने इसकी इक्वेशन बनानी सीखी थी कि एक सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर
ए विल बी अवर रेडियस। याद करिए, ये बेसिक मैथ्स में सीखा था और उस दिन इसको पढ़ाने का वन ऑफ द रीजन ये था कि आप यहां पर इस चीज को सोच पाए। सर ये कहां से आया? बेसिक मैथ्स में बेटा जब हम लोग ग्राफ्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि बेसिक मैथ्स में एक सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। वेरी गुड। करना कुछ नहीं था भाई, ये तुम्हें एडवांस वालों ने ये बस इरिटेट करने के लिए ही दे रखा है। ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर है और एक कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है। हो गया सवाल बेटा। अगर आप टोटल वर्क की बात करते तो आप कहते इंटीग्रेशन में एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 3/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीवाई ए स्क्वायर इंटू 3/2। ये कट गया तो 1/a³ बाहर आ जाएगा बेटा। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स पर ध्यान रखना और दिल बनाना, अगर आप लोगों ने भी लिमिट्स यही रखी थी। मैंने देखा यार एक्स वेरिएबल है, हाँ, तो एक्स कहां से कहां चेंज हुआ है? एक्स चेंज हुआ है ए से। एक्स का अगर मैं चेंज की बात करूं तो एक्स की वैल्यू पहले ए थी, अब 0 हो गई, तो ए से 0 हो गया है, तो ए से 0 कर देंगे। और y की वैल्यू ये 0 से लेके a में गया है, तो ये a में चला गया, तो y की वैल्यू 0 से a कर देंगे, खत्म। तो ये आ जाएगा बेटा 1/a³। इसका इंटीग्रेशन बनेगा बेटा x²/2 फ्रॉम a to 0। सारे बच्चे एक बार बताइए कि आप लोगों ने भी करा है y²/2 फ्रॉम 0 to a। ये टोटल वर्क आया बेटा। तो अगर आप टोटल वर्क की बात करेंगे 1/a³ अपर लिमिट माइनस हमारे पास लोअर लिमिट, ये आएगा बेटा, प्लस हमारे पास अपर लिमिट माइनस हमारे पास लोअर लिमिट, ये आएगा। तो अगर आप देखें तो टोटल वर्क डन 0 आ रहा होगा। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस चीज को करा है। वेरी गुड, ये अच्छा सवाल है। अगर मैं बात बोलूं तो ये मीडियम कैटेगरी का सवाल जाएगा, ठीक है, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। और 11th में जो अभी एट प्रेजेंट बच्चा है, अगर वो इतना डिकोड कर पा रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। कि सर हमारे लिए जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली बात सर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें क्या लिमिट्स रखनी है, क्या सोचना है। और फिर याद करिए, मैंने कहा था किसी भी कर्व पर ले जा रहे हैं तो यहां पर पूरा x का फंक्शन, यहां पर पूरा y का। आपने ये चीज सोच ली कि एक सर्कल की इक्वेशन में x² + y² = a² है, उसी को उठा करके यहां रख दूं तो ये a की पावर q बन जाएगा, a की पावर 3 हो जाएगा, फिर हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है, हां या ना? ठीक है, आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनना आज के लेक्चर। सारे बच्चे एक बार थम्स अप करके मुझे बताइए कि क्या आपको यह बात पता लग रही है, ठीक है, कि वर्क डन बाय ग्रेविटी में हमारा हॉरिजॉन्टल, मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनना, अगर ये चीज सारी चीजें याद आ रही हैं तो आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी क्लियर है। वर्क डन बाय ग्रेविटी में अगर हॉरिजॉन्टल में कहीं पार्टिकल चल रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर चल रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं होता। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग ही हम लोग देखेंगे। अगर पार्टिकल ओवरऑल नीचे गया है, इनिशियल लेवल से नीचे गया है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, प्लस mgh वर्टिकल, एंगल पर हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसे भी जा रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, सीधे वर्टिकल लाइन में हमें देखना है। तो अगर नीचे गया तो प्लस mgh, अगर ऊपर गया है तो माइनस mgh। ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। वेरी गुड। लास्ट क्लास में बेटा अब जरा ध्यान समझना, अगर आप ये छोटी छोटी चीजें कर रहे हो ना, बिलीव मी 10-12 स्लाइड्स के बाद आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप ये एडवांस लेवल के सवाल लगाना स्टार्ट करोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि सर आपने बेसिक छोटी छोटी चीजें इतनी क्लियर समझाई हैं, अब मैं उसको अलग अलग से आराम से लगा पा रहा हूं। आईआईटी जब सब्जेक्टिव सवाल पूछता था, भाई तुम देख लोगे आधे बच्चों की कलम नहीं चलेगी। यहां पर ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, अब हम लोग उससे करेंगे, एनर्जी से करेंगे, ठीक है। ये आईआईटी का सब्जेक्टिव सवाल, ये आईआईटी का सब्जेक्टिव सवाल, ये आईआईटी का सब्जेक्टिव सवाल। इसमें आप देखना कितनी माइन्यूट चीजें आपको ध्यान से सोचनी है, और अगर आपने एक बार सोच लिया आपको मजा आ जाएगा। अब सारे बच्चे, मैं एक बार चैट रुक रहा हूं, आप इसको लिखेंगे साथ में और सोचेंगे।
भाई देखिए, फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन हमारे पास दो प्रकार के होते थे। मैं लास्ट क्लास में भी यही बात कर रहा था। एक हमारे पास होता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक हमारे पास होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। एक होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अनदर वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर आप बात करें, व्हेन देयर इज स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेसेस। मान लीजिए एक ब्लॉक है बेटा, यहां पर अगर हमारे पास रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेसेस अगर हो गई है, रिलेटिव स्लिपिंग अगर हमारे पास हो गई है, तो मान लेते हैं कि मोशन अगर इधर है, मोशन अगर हमारे पास इधर है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास इधर होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास इधर होगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो कि ये मोशन है तो भाई चल ही रहा होगा, है ना। मान लो कि ये ब्लॉक हमारे पास एक्स डिस्टेंस इधर आगे मूव कर गया है, एक्स लेंथ हमारे पास आगे मूव कर गया है। कोई बोले कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन में पता होगा मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा करना होता है, हाँ या ना। तो फ्रिक्शन की यहां पर वैल्यू क्या होगी बेटा, म्यू एम जी, म्यू के एम जी। ध्यान से देखिएगा, ये फोर्स आ गया, डिस्टेंस है आपका एक्स, और इनके बीच का एंगल होगा 180, कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू माइनस म्यू के एम जी एक्स। ये आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का हमारे पास ये आप लिखेंगे, वर्क डन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आपको स्कूल में शायद इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, जैसे आपने वर्क की डेफिनेशन इनकम्प्लीट पढ़ी थी तो स्टार्टिंग में मैंने उसको करेक्ट करा था। मैं दोबारा बता रहा हूं, कई बच्चों ने शायद कहीं पर, मैं किसी की गलत इंटेंशन नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है या तो उस व्यक्ति ने इनकम्प्लीट स्टेटमेंट बोला हो या आपने इनकम्प्लीट स्टेटमेंट सुना हो। वो अभी भी हमारा कोई बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि जेईई मेंस के एग्जाम में मैं इस चीज को नहीं लगा रहा हूं, तब तक आपको सुधारना है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। कई बच्चे सोच लेते हैं कि सर फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि सर फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। ये बच्चे सोचते हैं सर अगर ये ब्लॉक इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, तो सर डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर है, तो 180 डिग्री हमारे पास रहेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अब ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। याद रखना कि काइनेटिक फ्रिक्शन अगर आप बात कर रहे हैं, ये हमेशा अपोजिस रिलेटिव स्लिपिंग। तो अगर बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन इधर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो फ्रिक्शन इधर है, तो हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्लियर? अब कई बच्चे समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमारे पास इट अपोजेस, ध्यान सुनना, इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। बॉडी अभी स्लिप नहीं हुई है, मेरे ध्यान से सुनिएगा, बॉडी हमारे पास स्लिप नहीं हुई है, सिर्फ टेंडेंसी को अपोज करता है। तो कई बच्चे क्या कर देते हैं कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि सर चला ही नहीं, क्योंकि जब हमारे पास टेंडेंसी है सर चला ही नहीं तो वर्क डन जीरो होगा, एंड दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कई बच्चे तो पहली बार स्टैटिक फ्रिक्शन को कंसीडर, इज्जत ही नहीं देते हैं। वो कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बोल देते हैं। भाई ध्यान सुन, कौन सा फ्रिक्शन है, कैसा फ्रिक्शन है, कहां की बात है, उसके बारे में ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आपको कोई बोले वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ट्रू, ऑलवेज नेगेटिव, ट्रू। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव स्लिपिंग, है ना। जिस भी डायरेक्शन में स्लिपिंग हो रहा होगा उसको हमेशा अपोज करेगा, तो थीटा की वैल्यू ऑलवेज 180 डिग्री रहेगी, तो इसीलिए इसका वर्क डन हमेशा नेगेटिव है। लेकिन अब स्टैटिक में आप ध्यान से सुनना कि स्टैटिक में इतनी आसानी से आपको चीजों को, मतलब ऐसे नहीं बोलोगे आप। अब याद करिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
और वर्क डन अगर नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। यही हम लोगों का मेन मतलब होता है। वर्क स्केलर है तो उसके सामने ऐसा मत सोचना सर डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता था, वो भी स्केलर है। वर्क डन तो सर स्केलर है तो ये भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सारी स्केलर क्वांटिटी एक जैसी नहीं होती। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि तुम कभी भी चलोगे कुछ ना कुछ तो चल ही लोगे, तो नेगेटिव नहीं चल सकते। लेकिन वर्क डन नेगेटिव का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी घटना। आगे हम लोग बात करेंगे भी। अब सारे बच्चे जरा समझना, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं, हम लोगों ने फ्रिक्शन में 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने सिस्टम में 2 ब्लॉक सिस्टम अपने फ्रिक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा है। सारे बच्चे याद करें कि अगर मैं यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको चला रहा हूं, एक्सटर्नल सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब आप सभी लोग, मैं चैट ऑन करूंगा, आप मुझे बताना, ठीक है। टुगेदर हमारे पास अभी स्लिपिंग नहीं हुई है। सारे बच्चे मुझे यहां पर बताएंगे कि फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पे, ये रफ है हमारे पास, ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहां होगा। एक कॉपी है, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा कोई डब्बा, माचिस का डब्बा रखा है, मैं कॉपी को लेके जा रहा हूं और डब्बा उसके साथ जा रहा है, कोई भी स्लिपिंग नहीं हुई है। दे बोथ आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन, दोनों एक साथ चल रहे हैं। किधर हमारे पास फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी? सारे बच्चे जरा सोचना, सारे बच्चे मुझे जरा सोच के बताइए कि एक्सटर्नल फोर्स सर आपने यहां पर लगाया है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होगी? वेरी गुड, ये इसके साथ चल रहा है और सर साथ जा रहा है। अगर ये 100% स्मूथ होता तो पता है क्या होता, ये ऐसे मूव करता, ऐसे मूव करती, इसको कोई हिला ही नहीं सकता क्योंकि आपने फोर्स ही नहीं लगाया। तो ये ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता और ऐसे ये नीचे गिर जाता है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, आप सभी लोगों को ये बात पता है, फ्रिक्शन यहां होगा, एक्शन है तो रिएक्शन यहां है। सर ग्राउंड पर क्या है अभी छोड़ो, पहले इन दोनों को समझो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा इसीलिए इसको लेके जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा? सोच के बताइए। ये फ्रिक्शन, सेकंड सवाल, स्टैटिक या काइनेटिक? बताइए भाई, सोच के बताइए, ध्यान से सोचना। ये सारी चीजें पहले बताई हुई हैं। ये वाला फ्रिक्शन कौन? सर ग्राउंड पर क्या है अभी उस पर मत देख क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा है। यहीं से कुछ चीज सिखाना चाह रहा हूं, फिर ग्राउंड पर भी आ जाऊंगा। वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं बेटा, दैट मीन्स ये आपस में स्टैटिक कंडीशन में है। मैं लिख देता हूं आपस में नो स्लिपिंग। और अगर स्लिपिंग नहीं हुई है, टेंडेंसी हो सकती है, स्लिपिंग नहीं हुई है, तो जो भी फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ये भी स्टैटिक और ये भी हमारे पास स्टैटिक। क्लियर? वेरी गुड। अब मेरे को बताना, मान लो ये इनिशियल पोजीशन थी और यहां से चलते चलते ये फाइनल पोजीशन है। मुझे ये बताइएगा सारे बच्चे, ठीक है, मुझे ये बताइएगा, यहां पर हमारे पास फ्रिक्शन आपने ऐसे बोला है स्टैटिक और एक्शन है तो रिएक्शन। मैं ऐसे बना देता हूं जिससे आपको समझ आए, स्टैटिक। अब मुझे ये बताना, यहां से यहां अगर मान लो ये L लेंथ गया है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन फर्स्ट ब्लॉक, पहले सारे बच्चे मुझे बताइए क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। कई बच्चे इसको इनकम्प्लीट पढ़ लेते हैं, सर स्टैटिक में तो बॉडी चली ही नहीं। मैंने कहा तो सर डिस्प्लेसमेंट 0 है। मैंने कहा हां, तो सर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। बच्चे बोल देते हैं, दैट इज रॉन्ग। अगर आप सिर्फ इसकी बात करें, सारे बच्चे ध्यान समझिए, क्या ये जो फोर्स आपका लग रहा है, क्या ये जो आपका फोर्स लग रहा है यहां से लेके यहां तक, पार्टिकल को डिस्प्लेस किसने कराया भाई? फ्रिक्शन नहीं कराया है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा। इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? हमारे पास फ्रिक्शन के वर्क डन की वजह से। तो सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, यहां पर आएगा प्लस हमारे पास, या फिर मैं लिख देता हूं Fs,
इंटू एल इंटू कॉस 0, इसका वर्क डन आएगा बेटा पॉजिटिव। वेरी गुड, क्लियर। जरा इसी पर देखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सेकंड ब्लॉक। अगर मैं सेकंड ब्लॉक की बात करूं तो आप कहेंगे सर वैल्यू तो दोनों की सेम है सर। मैंने कहा हां, एफ एस इंटू सर लेंथ है एल और कॉस ऑफ हमारे पास 180, इसका वर्क डन आएगा माइनस। समझे? दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी क्योंकि फोर्स सेम है, हां, लेंथ सेम है, हां भाई, स्लिपिंग नहीं हुई तो दोनों अलग अलग चले भी नहीं। हां सर, तो अगर इसने 2 मीटर चला तो इसने भी 2 मीटर चला है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसका 2 मीटर मूव करा और इसके लिए भी 2 मीटर मूव करा। टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान सुनना, ये 0 आया। क्लियर? अब स्टेटमेंट क्या आता है, ध्यान से सुनिए। फ्रिक्शन का अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो पहली बात, काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमेशा ही नेगेटिव वर्क करेगा। इसको दिमाग लगा के सोचिए, अगर ये वाला ब्लॉक इस पर चल गया तो चलते ही कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक। ब्लॉक इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां, पीछे। ब्लॉक उधर जा रहा है तो कहां, इधर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के तो अपोजिट ही रहेगा। तो वर्क डन इज नेगेटिव ऑलवेज। अगर आप स्टैटिक की बात करें तो हमारे पास कैन डू पॉजिटिव वर्क, ये पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, कैन डू नेगेटिव वर्क, कैन डू नेगेटिव वर्क, ये नेगेटिव वर्क भी कर सकता है। बट टोटल वर्क ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या रहेगा, 0। क्लियर है क्या? हाँ या ना? सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये कॉपियों में आपके होना ही चाहिए क्योंकि किताबों में गलत है। ठीक है, आपको माइन्यूटली सोचना पड़ेगा। बच्चों से क्या गलती होती है मैं दोबारा बता रहा हूं। बच्चे सोचते हैं सर स्टैटिक फ्रिक्शन में तो बॉडी चलती ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो वर्क डन इज 0 ऑलवेज। गलत है बेटा। यही वाले, ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई ना, मैंने क्या बोलता, अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी है दैट मींस वर्क हुआ है। कौन कर रहा है, स्टैटिक। तो यहां पर समझना, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है स्टैटिक फ्रिक्शन ने, तो वर्क डन इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। क्योंकि समझना, आपस में स्लिपिंग नहीं हुई है तो दोनों ने हमेशा बराबर ही चला होगा। तो लेंथ दोनों का सेम रहेगा, एक्शन रिएक्शन का दोनों का सेम है, एक के लिए cos 0, एक के लिए cos 180। तो पॉजिटिव वर्क भी करता है, नेगेटिव भी करता है, लेकिन आप जब टोटल की बात करेंगे तो टोटल हमेशा ये 0 ही देगा। क्लियर? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर आप बात करें तो वर्क डन टोटल 0, बट कैन डू पॉजिटिव वर्क, कैन डू नेगेटिव वर्क, बट इसका हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है क्या? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या बेटा? इधर उधर की बात मत करिए, मैं बता रहा हूं आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। और फिर वही है, जब ये चैप्टर के एडवांस के सवाल आएंगे ना, बच्चे रोना स्टार्ट कर देंगे, सर व्हेन दिस चैप्टर विल एंड, क्या मैं नया यहां से नया स्टार्ट कर लूं, ये बकवास स्टार्ट हो जाती है फिर। ठीक है, अब याद रखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। किस रास्ते से आप लेके जाओगे उस रास्ते पर डिपेंड करेगा। ग्रेविटी का अनलाइक ग्रेविटी, याद करिए सारे बच्चे, मेरे को बताना, अगर मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर एक पार्टिकल यहां था, ये एल लेंथ है, ये बी लेंथ है, पार्टिकल ऐसे गया है, मुझे बताइएगा यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास गया है, ये है पॉइंट ए, बी, सी, डी। वर्क डन ए से बी बताएंगे सारे बच्चे कितना है, ग्रेविटी का बस बताना है, वर्क बाय ग्रेविटी। सारे बच्चे वर्क बाय ग्रेविटी, सारे बच्चे बताना कि ए से बी का वर्क डन कितना होगा, बी से सी का कितना होगा,
सी से डी का कितना होगा और डी से ए का वर्ग डन कितना होगा। बेटा इधर उधर हल्की सी बात करी, मैं बता रहा हूं ऐसी चीज जाएगी ना फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर आपके लिए यही चैप्टर बैकलॉग बनेगा क्योंकि आपने क्लास में फोकस से नहीं सुना। जब ए से बी की बात करेंगे तो एल लेंथ ऊपर गए हो माइनस एम जी एल, साइन का ध्यान रखना है। वेरी गुड। बी टू सी में डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहे हो, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री पर, मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल में वर्क होएगा ही नहीं। जब आप इधर से इधर आएंगे प्लस एम जी एल हमारे पास होगा। जब भी बॉडी नीचे आती है वर्क डन पॉजिटिव बाय ग्रेविटी, बॉडी ऊपर जाती है वर्क डन नेगेटिव बाय ग्रेविटी, और डी से ए की बात करोगे वर्क डन 0 आएगा। अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं इन क्लोज्ड पाथ कितना आ रहा है बेटा 0। ध्यान से सुनिए, वर्क डन टोटल इन क्लोज पाथ इज 0। मैंने आपको बोला था ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है, रास्ते पर नहीं। अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है वर्क डन विल बी 0, वर्क डन विल बी 0। सीधी सी बात, इसमें कोई भी दोहराई नहीं होना चाहिए। सर अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा करके ले जाऊं, मैंने कहा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अगर इसको ऐसे ऐसे करके लेके गया होता वर्टिकल हाइट माइनस एमजीएल, फिर तू ऐसे ऐसे करके लेके गया होता कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन 0। सर मैं ऐसे करके लेके आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकल लेंथ हमें चाहिए होता है प्लस एमजीएल। सर मैं सीधे ले आऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क डन 0, टोटल पाथ इज 0। ग्रेविटी में तू इस पेन को उठा उठाकर यहां से यहां ले आ, ग्रेविटी का वर्क नहीं होगा, मेरा होगा, ग्रेविटी का वर्क नहीं होगा। सीधी सी बात, क्लियर है क्या। अब मैंने क्या बोला कि फ्रिक्शन का वर्क डन ना रास्ते पर डिपेंड करेगा। सारे बच्चे जरा बताना, अगर मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये हमारे पास रफ सरफेस है म्यू, मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल, ठीक है। मैं इसको यहां से एक्स लेंथ लेके गया, ऐसे एक्स लेंथ लेके गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको बताना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी, एक्सटर्नल का नहीं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और फिर मैं वापस लेके आया हूं उस ब्लॉक को, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम बी टू ए। सारे बच्चे जरा एक बार सॉल्व करें। बेटा इधर उधर की बात प्लीज मत करना, इट्स माय रिक्वेस्ट। आप शायद नहीं समझ रहे कि आप क्या मिस कर रहे हैं, ठीक है। रोटेशन तक आंसू दिला देगी मैकेनिक्स अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो। सारे बच्चे पूरा वर्क डन लिखना है, साइन के साथ लिखना है, फिर फोर्स लिख रहे हैं गधे बच्चे। ये म्यू है, ये मास mg है, तो फ्रिक्शन जब ए से बी अगर आप जाओगे तो हमारे पास फ्रिक्शन किधर होगा बेटा, उस समय हमारे पास फ्रिक्शन होगा ऐसे। जब आप ए से बी जाओगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, समझना। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो मॉड ऑफ एफ के इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ 180, तो यह आएगा बेटा माइनस म्यू एम जी एक्स। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, आया। जरा बी टू ए की बात करें बेटा, बी टू ए जब आप यहां से यहां ला रहे होंगे, बी यहां है और ए यहां है, जब आप यहां से यहां ला रहे होंगे तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, इस बार इधर लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है एक्स। तो जरा देखना, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो मॉड ऑफ एफ के इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ 180। कुछ बच्चे एंगल से परेशान होते हैं, भाई एंगल किसके बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, कितना एंगल है इनके बीच में 180 डिग्री। कॉस 180 माइनस म्यू एम जी एक्स। क्लियर। अगर मैं टोटल वर्क डन क्लोज्ड पाथ, इन क्लोज्ड पाथ वापिस लेके आया हूं, टोटल वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ निकालोगे, -2 म्यू एम जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 लाइक ग्रेविटी। किस किसने ये चीज पर ध्यान दिया। ग्रेविटी के लिए अगर मैं वापिस उसी पॉइंट पर ले आया, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए,
मैं घुमा फिरा के किसी भी रास्ते पर ले आया, वर्क डन विल बी 0। ग्रेविटी का वर्क अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के। अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो वर्क डन विल बी 0। लेकिन इसका इनिशियल और ये रास्ता किस रास्ते पर आप लेके जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं ए से बी लेके गया तो वर्क डन होगा, बी से ए लेके आया तो फिर से वर्क डन होगा। टोटल वर्क डन इन दिस क्लोज्ड पाथ अगर आप बात करें इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर सारे बच्चे, हां या ना? ये रास्ते पर हमारे पास डिपेंड करेगा। सारे बच्चे जरा इस चीज को ध्यान से देखें। कैलकुलेट करना है आपको वर्क डन, बाद में जाके यही सवाल बनेंगे बेटा। ये है h, ये है थीटा, ये है हमारे पास m मास का ब्लॉक, ये है हमारे पास रफ, ठीक है। ब्लॉक हमारे पास a पॉइंट से b पॉइंट तक मूव करता है, यहां से यहां, ठीक है। ये है a पॉइंट, ये है b पॉइंट। सारे बच्चे मुझे बताना वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा फ्रॉम a टू b, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारे पास कितना होगा फ्रॉम a टू b। देखे कितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बेटा सारे बच्चे जरा मुझे यहां पर बताएं, ठीक है। सारे बच्चे मुझे ये सवाल करके बताएं। बेटा तमीज से करना, अभी 1-2 क्लास में बिल्कुल हंसी मजाक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप उस हंसी मजाक से वो कर दिया तुमने, ठीक है, टॉपिक को मिस करा, तुम बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है। विद साइन लिखना है। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव। ये नहीं कि सर मैंने साइन नहीं लगाया था, गलती हो गई, आप बताइए विद साइन, ठीक है। चलो बेटा, ये आपको शायद लग रहा होगा कि सर ये ऐसी करा रहे हो, लेकिन मैं आपके बड़े बड़े सवालों में ये हिस्से बनेंगे, ये आपके हिस्से बनेंगे, ये आपके हिस्से बनेंगे, ये आपके हिस्से बनेंगे। अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें सही से कैलकुलेट आउट करनी सीखी तो आप बड़े सवाल लगा पाओगे, क्योंकि बड़े सवाल में बहुत सारे फोर्सेस का वर्क डन देखना पड़ेगा। अब सारे बच्चे जरा देखना, जब ये ब्लॉक यहां से यहां आएगा ग्रेविटी के लिए, तो आपका, मैं कितनी बार बोला है, हमें किस रास्ते पर जा रहा है लेने से मतलब नहीं है। ओवरऑल नीचे आया यहां पर, हां सर नीचे आया है, प्लस mgh, खत्म। सर यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट ये है वो है, भाई तो फिर तो mg sin थीटा रिजॉल्व करके जैसे सॉल्व किया पहले कर, हमें उससे मतलब नहीं है। ओवरऑल ये नीचे आया है, यस, तो वर्क डन पॉजिटिव है। ये वर्टिकल हाइट चाहिए होती है प्लस mgh, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बेटा हमारे पास रास्ते पर डिपेंड करेगा। ये नहीं कि सर ये तो वर्टिकल, नहीं भैया, फ्रिक्शन हमारे पास इधर लग रहा होगा, इस फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू टाइम्स mg cos थीटा, ये आपके फ्रिक्शन की वैल्यू है, ध्यान से समझिए। तो आप कहेंगे ये हमारे पास मॉड ऑफ एफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल कॉस ऑफ 180। तो ये कैलकुलेट आउट करना पड़ेगा। सर ये वाला लेंथ हमारे पास अगर मैं x ले लूं तो हमारे पास साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर x
होएगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है, अब जरा देखना काइनेटिक फ्रिक्शन की आप बात करेंगे, म्यू mg cos थीटा रहेगा। मैंने कहा हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट है सर हमारे लिए x, मेरे को ये रास्ता चाहिए, तो ये x की वैल्यू आएगी h बाय साइन थीटा। मैंने कहा ओके, h बाय साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 180 -1। किस किस का यही आया बेटा, माइनस म्यू mgh कॉट थीटा, किस किस का यही आया है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सारे बच्चे जिनका नहीं आया सॉरी बोलिए, कोई भी खतरनाक चीज नहीं थी, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। वेरी गुड, कॉट थीटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh। अगला केस, जैसे हल चलाते समय जो बैल होता है वो पीछे एक लकड़ी वो रखता है ना, कील वाले, जो जिससे मिट्टी को वो करते हैं। तो ये समझिए कि एक डब्बा है, उसको हम लोगों ने क्या करा है, एक सर्कुलर ट्रैक पर घुमा दिया। ऐसे सर्कुलर ट्रैक पर हम लोगों ने घुमाया है पूरा एक लूप में। बेटा आप मेरे वर्ड्स को नहीं सुन रहे, जो आप ये गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा है, और फोकस से सुनिए। जो भी चीजें मैंने बताई हैं समराइज कर दी हैं। ग्रेविटी में कैसे निकालना है, इसके लिए आपको रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग रास्ते पे वर्कडन अलग अलग होगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप पूरा वापस आ जाएंगे तो वर्कडन जीरो नहीं है उसके जैसे। हमारे पास यहां से यहां जा रहे हो तो वर्कडन करोगे, यहां से यहां आ रहे हो तो भी वर्कडन करोगे, तो रास्ता देखना पड़ेगा हमें। क्लियर है क्या? आइए अब इसमें बताइए पहले पार्ट का सवाल का जवाब। ये समझिए एक हमारे पास जैसे हल जोता जाता है, ठीक है, तो एक बैल है, वो हमारे पास हल को ले रखा है और वो एक चक्कर काट रहा है। तो एक्सटर्नल बैल ने ऐसे कर रखा है, एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास इधर होगा, वो फ्रिक्शन हमारे पास इधर होगा, ठीक है। सारे बच्चे ग्रेविटी का वर्कडन कितना आ रहा है? 0। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ग्रेविटी तो वर्क हाइट पर करेगी ना भाई, ब्लॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तभी वर्क डन होगा। हॉरिजॉन्टल में जब मूव करोगे, फोर्स ग्रेविटी का नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर इधर इधर, हमेशा 90 डिग्री भाई, वर्क डन 0 है। वर्क डन बाय नॉर्मल अगर आप देखें तो नॉर्मल हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में 90 डिग्री, वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0। क्लियर? सर फ्रिक्शन का वर्क डन, भाई देखो याद करिए सारे बच्चे, फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा जरा देखते हैं। फ्रिक्शन का वर्क डन, अब ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं लिख पाते हैं। कितना आ रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन? वेरी गुड, वेरी गुड। एके ने बहुत सही बताया, तनिष्क ने बहुत सही बताया। बेटा याद करो, जब मैंने आपको कहा था कि आप फोर्स लगा रहे हैं बार बार ऐसे, याद है? बार बार आपने फोर्स लगाया ऐसे 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 करके, तो वर्क डन हमारे पास क्या आया था? फोर्स इंटू 2πr आया था, है ना? जब फोर्स की डायरेक्शन बार बार बदल रही है, अगर आप इसका टॉप व्यू बनाएंगे इसी का, सारे बच्चे जरा देखना, अब यही चीज पढ़ाई गई है, आप सोच नहीं पाएंगे क्योंकि उस समय जब पढ़ाया जा रहा था तब आप बकैती कर रहे थे। जब आप बॉडी को, इस वाले ब्लॉक को अगर आप इधर ले जाएंगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, हाँ सर। ब्लॉक इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, हाँ सर। ब्लॉक उधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर। छोटा छोटा अगर आप वर्क डन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन बार बार ऐसे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है और ऐसे हमारे पास लग रहा है। यस और नो? हमारे पास अगर आप देखें बार बार फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में हमारे पास लग रहा है, तो वर्क डन की जब आप बात करेंगे तो यह आएगा माइनस ऑफ एफ के इंटू 2πr, तो ये माइनस म्यू mg 2πr ये होगा। वेरी गुड। अब ये आपको ना सोचने थी चीजें, ठीक है? वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, एनी ऑफ दीज। या ऐसे ही बता दो इसमें क्या है, इसमें क्या पोल करेगी? वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या पॉजिटिव हो सकता है? बच्चे कहते नहीं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। सारे बच्चे ध्यान से,
मैं इसको पोल में नहीं कर रहा हूं, चैट में ही बता दीजिए, क्योंकि मैं पोल कराऊंगा मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। हाँ भाई देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव हो सकता है, एफएस का वर्क डन बाय एफएस पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन बाय एफएस नेगेटिव भी होता है। इसका वर्क डन टोटल बाय एफएस हमारे पास 0 होता है, और वर्क डन बाय काइनेटिक हमारे पास हमेशा नेगेटिव होता है। ये सारी चीजें बताई। तो कैन बी पॉजिटिव, यस। फ्रिक्शन कौन सा है बताया ही नहीं है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, हाँ स्टैटिक का हो सकता है। कैन बी नेगेटिव, हाँ स्टैटिक का भी हो सकता है और काइनेटिक का भी। कैन बी 0 हमारे पास, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ही मत करो। टोटल बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर टोटल की बात करोगे तो आपस में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, 0 बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा एनी ऑफ दीज, डी ऑप्शन। क्लियर? ये गलती मत करना, आपके दोस्त कई बार बोलेंगे भाई फ्रिक्शन का वर्क डन तो हमेशा नेगेटिव होता है। अरे पागल, अधूरा पढ़ रखा है? भटूरा बेचेगा। आ जाओ। यस सर, इस बार पोल पर 100% आता नहीं आता, दिखाऊं? सारे बच्चे इसका आंसर देख के मार्क करिए। चलिए 30 सेकंड दे रहा हूं, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा। डी दबा दीजिए, 100 आएगा या नहीं आएगा। इतना कॉन्फिडेंस तुमको अपने पर कब से होने लग गया बे? बेटा आंसर डी है, मार्क कर दीजिए। करो करो करो। इसी सवाल में डी मार्क कर दीजिए। अभी देखना, अभी देख लेना। आंसर बता दिया, समझा दिया, उसके बाद चीटिंग करा रहे हैं। हमारे बच्चे इतने तेज हैं, ठीक है, इतने तेज हैं कि अभी देखना। तुम 100 कह रहे हो? श्योर शॉट भाई। क्लियर? आ जाओ। ये तो बताने के बाद, समझाने के बाद और समय देने के बाद 92 पर आ पाए, ठीक है। पहले पोल कराया होता तो मुझे हार्ट अटैक इसीलिए आता कि भाई अभी अभी बताया है और ये फिर भी 75 पर ही है। तो मैं डिमोटिवेट नहीं होना चाह रहा था उस समय, इसलिए मैंने पोल नहीं कराया। आ जाओ, ठीक है। अरे नहीं हो सकता, मैं पहले ही जानता था कि ऑप्शन डी है। अगर पोल कराऊंगा जानते हुए भी बच्चा आलस में ए बी सी डी, इतना कहां सोचना, ए दबाएगा, ठीक है। तो ए पास में था, उसका पहला ऑप्शन था। ए अगर होता तो भी मैं कहता कि 98 99 तक जाएगा। डी ऑप्शन था भाई, दूर। पहले ही ए दबा देता बच्चा, आदत है उसको, ठीक है। मैं तुम्हारी पूरी साइकोलॉजी जानता हूं भाई। यस, ठीक है। वापस करवाओ, एक और बार करके देख लो, ठीक है। चलो आओ भाई, आओ एक और बार करके देख लो, चलो। लाओ भाई 100%। अब तुम्हारी रिस्पेक्ट की बात है। हाँ, अब ये तुम्हारे बैच की खुद की आपस में, तुम्हारी आपस की, अब मेरी नहीं है। मैं तो पहले जानता था नहीं आएगा। इस बार देखते हैं, जानबूझ के, मतलब बच्चे जानते हैं कि भाई अब तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो गई है बैच की, ठीक है। हाँ चलो भाई, अब कर लो दोबारा। करो, नहीं ज्यादा टाइम नहीं, 30 सेकंड का दे रहा हूं, देख लेते हैं हमारे बच्चे कितने तेज हैं। हो गया, देख रहे? नहीं सुधर सकते भैया। 8-10% तो दिखावे का कंपटीशन प्योर होता है, ठीक है। तुमसे मैं 5 बार करवाऊंगा ना, तुम 5 बारी में भी 100 नहीं ला पाओगे, सारे के सारे। 5 बारी में भी तुम 100 नहीं ला पाओगे, सारे के सारे। कोई ना कोई एक बिल्कुल अभी अरे बोला ए दबा दे, उसको पता ही नहीं है कि यहां कंपटीशन चल रहा है 100% का। तुम नहीं लड़ सकते भैया अपने बैच से, ठीक है।
तुम अपने ही बैच से अभी कोई सो के उठे, अरे क्या पढ़ा रहा है मास्टर, आज पोल दिया है ए ऑप्शन, सबसे पास है। ठीक है, आ जाओ भाई, नहीं कर पाओगे तुम लोग। चलिए भैया, अपने पे कभी तुम्हें घमंड हो ना, मेरी शक्ल याद करना और ये शब्द याद रखना, शांति से बैठ जा बेटा, दुनिया कुचल के चली जाएगी। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, अब देखो यार, हमारे पास जो स्प्रिंग है ना, ये बच्चों को बहुत इरिटेट करती है। सर हाँ सर, दिक्कत तो होती है, लेकिन घबराने वाली बात है नहीं। स्प्रिंग आपके सिलेबस में कई बार आएगा, अब दूसरी बार आया, पहली बारी में ही आपको कुछ कुछ चीजें बताई गई थी, है ना। क्या बताया गया था, सारे बच्चे जरा देखना, उस समय हम लोगों ने सिर्फ फोर्स के बारे में बात करी थी। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखिए। सर हमारा बैकलॉग था, अब क्या करें भाई। ठीक है, अब क्या करें, जहां पर फोर्स पढ़ाना था वहां फोर्स पढ़ाए, अब जहां वर्क पढ़ाना है वहां पर वर्क पढ़ाएंगे। अब तेरे हिसाब से थोड़ा ना चलेगा। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इसके, और ये है इसकी नेचुरल लेंथ। सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, ये है इसकी नेचुरल लेंथ NL। याद रखिए कि जब भी हमारे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर होती, मैं रिवाइज करा दूंगा, यही चीजें पढ़ाई गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वर्क की बात करेंगे। जब भी स्प्रिंग हमारे पास नेचुरल लेंथ पर होती है, सारे बच्चे याद रखना, स्प्रिंग कभी भी फोर्स नहीं लगाती। स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज जीरो एट नेचुरल लेंथ। आप सभी लोगों की पेन में से एक स्प्रिंग निकलती, कुछ कुछ कुछ, अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो आपके हाथों में फोर्स फील होगा, कंप्रेस करोगे तब आपके हाथों में फोर्स फील होगा। लेकिन अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है तो कोई फोर्स नहीं लगाती। ठीक है, स्प्रिंग का हमेशा जो फोर्स होता है वो रीस्टोरिंग नेचर का होता है। मतलब अगर आपने स्प्रिंग को खींच दिया, इलोंगेट कर दिया हमारे पास, दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन। इसको क्या कहते हैं बेटा, इलोंगेशन। जहां पर आपने लेंथ ऑफ स्प्रिंग को इंक्रीज करा है। तो स्प्रिंग हमेशा क्या चाहती है, अपने नेचुरल लेंथ पर रहना। तो स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज रीस्टोरिंग इन नेचर। स्प्रिंग फोर्स, ध्यान सुनिएगा बेटा, यही सारी चीजें पढ़ाई, कुछ नया नहीं पढ़ाया था पहले। आपको लग रहा है सर मेरे को नहीं आता, यही पढ़ाया गया था। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज रीस्टोरिंग इन नेचर। सर रीस्टोरिंग मतलब क्या होता है, रीस्टोरिंग मतलब होता है वापस अपनी नेचुरल लेंथ के तरफ फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग को अगर आप इलोंगेट करोगे तो स्प्रिंग कहेगा चच्चा उधर मत जाओ, इधर आओ। स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, इधर की डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लगाएगा। क्लियर। और अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है, ध्यान सुनना, पिचका दिया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर जो आपका लेंथ होगा वो आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर आपने कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग फिर से नेचुरल लेंथ की तरफ ही फोर्स लगाएगा। ध्यान सुनना, स्प्रिंग हमेशा क्या कहेगा, भैया नेचुरल लेंथ पर रहो यार, क्यों खींच रहे हो, क्यों कंप्रेस कर रहे हो, हमेशा बहस करेगा तुमसे। उसका फोर्स हमेशा किस साइड रहेगा, नेचुरल लेंथ। हमेशा फोर्स किस साइड रहेगा, नेचुरल लेंथ। क्लियर। रीस्टोरिंग मतलब समझ आया, जैसे आप अपना फोन को रीसेटअप करते हैं या रीस्टोर करते हैं, तो रीस्टोर मतलब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। अब समझना, अगर मैं इसको एक्स लेंथ आगे लेके गया था तो स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा। एक्स अगर मेरा पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, अगर मेरा एक्स नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। तो याद रखिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। सर ये माइनस क्यों लगाया, अगर मेरा x पॉजिटिव हुआ, ध्यान समझना, अगर x पॉजिटिव है फोर्स नेगेटिव आएगा, अगर x नेगेटिव है फोर्स पॉजिटिव, हमेशा उल्टा लगेगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और प्रोपोर्शनैलिटी है तो एक कांस्टेंट लगाते थे, दैट इज इक्वल टू k, तो ये आया आपका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है -kx। अब बच्चे गधे वाली हरकत बीच बीच में करते हैं, ये माइनस क्या बता रहा है, रीस्टोरिंग नेचर। वैल्यू ऑफ फोर्स इज kx। क्लियर। स्प्रिंग फोर्सेस हमारे पास -kx, k क्या होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट होता था। ये स्प्रिंग के बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पर,
ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, स्प्रिंग को गर्म कर दोगे तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और हमारे पास रेडियस पर भी डिपेंड करता है, रेडियस एंड लेंथ, और भी पैरामीटर होते हैं, थिकनेस विकनेस बहुत सारी चीजें होती हैं, रेडियस एंड लेंथ। आगे हमें और पढ़ना है स्प्रिंग को, अभी इतना हम लोगों ने बात की हुई है। सारे बच्चे अब ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे वर्क डन बाय स्प्रिंग, if spring is at elongation x1, elongation xi, and is further elongated to xf, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? अब सवाल है ये, आप सवाल के जैसे ही सोचेंगे, और ये जो फॉर्मूला आएगा इसको भैया चाट लीजिए, सूंघ लीजिए, छुपा लीजिए, धरती में गाड़ दीजिए, जो करना हो करिए, लेकिन याद जरूर रखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग हमारे पास कितना होगा। मैं क्या कह रहा हूं, सवाल सुनिए। मेरे पास एक स्प्रिंग थी, इसका नेचुरल लेंथ ये है, इसका नेचुरल लेंथ ये है, तो इनिशियल सिनेरियो में हमारे पास क्या है, जरा ध्यान सुनना। इनिशियल ये पहले से ही इलोंगेटेड है xi, अब मैंने इसको फाइनल इलोंगेशन, ये जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं, फाइनल मैं xf तक ले गया हूं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आपको बताना है। क्लियर? वेरी गुड। अच्छा, कोई बच्चे के दिमाग में आ रहा हो, सर वर्क डन इज फोर्स इनटू मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। सर डिस्प्लेसमेंट आपने किया है, ये डिस्प्लेसमेंट है सर एक्सएफ माइनस एक्सआई, तो स्प्रिंग फोर्सेस के एक्स इंटू एक्सएफ माइनस एक्सआई और कॉस 180। किसी के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा हो तो बता दो भाई। सर डिस्प्लेसमेंट इधर है, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, है ना? किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो तो बता दो भाई। वेरी गुड साकिल बेटा, वेरी गुड। समंथ बेटा, वेरी गुड। देखो भैया हमारे पास हैं कुछ बच्चे, अरे पागल हो, सबसे पहले कॉपी पलटिए, कॉपी मतलब पन्ने पलट के वापस जाइए। अगर फोर्स वेरिएबल है गधे, ये तुम लगा दोगे? हैं? कैसी बात कर रहे हो यार, ध्यान से सुनिए हमारे लिए। वर्क डन बाय जो स्प्रिंग, फोर्स ऑफ द स्प्रिंग अभी पूरा पढ़ाया, माइनस के एक्स होता है। मोर इज इलोंगेशन हो स्लैश कंप्रेशन हो, मोर इज द फोर्स। आपको समझ नहीं आ रहा है कि फोर्स वेरी करेगा यार। ये स्प्रिंग फोर्स आपको इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स इंटू डीएक्स इंटू कॉस ऑफ 180 गधे। बिना इंटीग्रेशन के तुम नहीं निकाल सकते। ये सवाल पांचवा या छठा सवाल तुम्हें कराया गया है, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर, कुछ ऐसे करके था, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक का वर्क डन निकालना था। कॉपी पलट के जरा देखिए एक बार, आपने करा हुआ सवाल है, वहां पर कुछ ऐसे था जिसमें 1/6 करके कुछ सवाल आपका आया था, करा हुआ सवाल है। जब एक्स वेरी करेगा, फोर्स वेरी करेगा, तो इंटीग्रेशन से आप लोगों ने वर्क डन निकाला था। स्प्रिंग के केस में बस ये है, तो आप कह रहे हो डायरेक्टली कर दो। अरे यार ये तो बेवकूफी वाली बात होगी फिर, हाँ या ना? यहां पर भैया फोर्स वेरी कर रहा है, वर्क डन बाय इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। स्प्रिंग का अगर आप देखें, फोर्स होगा के एक्स, डिस्प्लेसमेंट इज डीएक्स, कॉस इज नेगेटिव। अब एक्स की वैल्यू आपकी रहेगी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। जनरल फॉर्मूला निकाल रहा हूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग का जो आपका फॉर्मूला होगा दैट इज माइनस के बाय 2 एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। जिनको स्प्रिंग से डर लगता है इस फॉर्मूले को, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, और आपको याद रखना है, याद कर लीजिए। ये इतनी मदद करेगा कि आप सोच नहीं सकते। क्लियर? याद करिए इस चीज को।
पहली बात सर, आपने इंटीग्रेशन क्यों किया? इंटीग्रेशन इसलिए किया क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स kx है, कोई 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन नहीं है, x इलोंगेशन था। जैसे जैसे तू स्प्रिंग को खींच रहा है, इलोंगेशन वेरी कर रहा है, फोर्स वेरी करेगा, वर्क डन बाय इंटीग्रेशन आएगा। दूसरी बात सर, आपने ये कैसे लिखा है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? सर माइनस के एक्स होता था ना स्प्रिंग फोर्स। अबे माइनस डायरेक्शन है, ये है स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट तेरा इधर हो रहा है, तो वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव। हमारे पास ये माइनस कॉस 180 माइनस वैल्यू है के एक्स डीएक्स और इंटीग्रेट करा। क्लियर? वेरी गुड। अब जरा देखना दिस फॉर्मूला, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉर्मूला, ये खटाखट सवाल कराएगा आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉर्मूला। मैं बिल्कुल आराम से ले जा रहा हूं इस चैप्टर को। अब जो बच्चा बेटा इतने से भी नहीं कर पाएगा ना, आप उठा करके कहीं के भी नोट्स खोल के देख लीजिएगा, कहीं के भी, इससे डिटेल नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं इनिशियल सिनेरियो बना रहा हूं और फाइनल सिनेरियो बना रहा हूं। ठीक है, आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग बताना है। चलिए, ये नेचुरल, जहां पर भी मैं ऐसे करूंगा नेचुरल लेंथ है। फाइनल सिनेरियो हमारे पास ये ऐसे हो गया है, मैं x/2 या x आगे ले गया हूं। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? सारे बच्चे सोचना। ये इनिशियल केस है सर, ये डॉटेड लाइन क्या है? ये नेचुरल लेंथ है हमारे पास, मैं इसको x लेंथ आगे ले गया हूं। वर्क डन बाय स्प्रिंग हमें बताइए कितना होगा। सेकंड, हमारे पास मेरे पास स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी x/2 इधर थी। अब मैंने इस स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x या 2x लेंथ आगे मैं ले गया हूं। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? सारे बच्चे करिए। अगला है मेरे पास इनिशियल सिनेरियो में पहले से ही स्प्रिंग इलोंगेटेड थी x लेंथ से। मैं इस स्प्रिंग को मैं वापस यहां पर नेचुरल लेंथ से x/2 इधर लेके आया हूं। वर्क डन बाय स्प्रिंग हमारे पास कितना होगा? ठीक है, जिसने बेटा ये करने सीख लिए ना, आपके सारे सवाल होने स्टार्ट हो जाएंगे एडवांस तक के। स्प्रिंग बहुत बच्चों को रुलाता है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास स्प्रिंग ये पहले से ही x/2 लेंथ या x/2 लेंथ हमारे पास ऐसे थी, और फाइनल सिनेरियो में ये और कंप्रेस होके x लेंथ पर है। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग बताइए। क्लियर? सर कैसे करेंगे? याद रखिए, जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था? जनरल फॉर्मूला इज -k/2 xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर। सर x और ये क्या थे? x फाइनल और x इनिशियल, हमारे पास लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ या डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम एनएल, नेचुरल लेंथ से। चुपचाप रखिए, आंसर आ जाएगा। पहले वाले की बात करते, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर पहले तो नेचुरल लेंथ से इस वाले केस में बात करूं तो xi तो सर 0 है, मैंने कहा सर आपने x कर दिया है तो xf है x, तो वर्क डन आएगा सर -k/2 x का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। मैंने कहा वेरी गुड, -kx²/2 वर्क डन बाय स्प्रिंग ये आएगा। सारे बच्चे बेटा इधर उधर की बात मत करिए, इट्स माय रिक्वेस्ट। सर x इनिशियल हमारे पास x/2 था, मैंने कहा हाँ। सर आपने और खींच दिया है तो यही x फाइनल है, मैंने कहा यस। तो सर वर्क डन बाय स्प्रिंग -k/2 सर 2x का होल स्क्वायर माइनस सर x/2 का होल स्क्वायर आएगा, मैंने कहा यस। तो सर ये -k/2 सर ये आएगा 4x का स्क्वायर माइनस x²/4। इसको आप सॉल्व कर लेना, स्पेस नहीं है, बिल्कुल सही आएगा। सर इसमें क्या होगा? x इनिशियल इज इक्वल टू x है, x फाइनल इज इक्वल टू x/2 है। सर ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में, कोई नहीं, स्क्वायर ही करना है, ध्यान समझ। इसमें तेरे को स्क्वायर ही करना है, तो उसमें कोई पंगा नहीं है। तेरे को अगर ये हो रहा हो कि सर इसमें -x/2 क्यों नहीं लिया, ले ले भाई,
वहां पे स्क्वायर करेगा, कोई पंगा नहीं आएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस के बाय टू एक्स एफ का स्क्वायर, फाइनल है तेरा एक्स बाय टू का स्क्वायर माइनस ऑफ हमारे पास एक्स का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बेटा, माइनस के बाय टू इंटू हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा माइनस, हमारे पास प्लस में हो जाएगा हमारे पास फोर थ्री के एक्स स्क्वायर बाय फोर। क्लियर, हाँ या ना, 3k एक्स स्क्वायर बाय 8 याद है? क्लियर, वेरी गुड। अभी मैं इससे एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगा, अभी बेसिक से आप समझिए फॉर्मूला कैसे लगाना है। सर x इनिशियल तो x बाय टू है, मैंने कहा यस। सर x फाइनल तो x है। सर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई पंगा, मैंने कहा कुछ नहीं है यार, वैसे भी तेरे को स्क्वायर करना है तो लोड ही मत ले, सीधे वैल्यू रख। हमारे पास माइनस के बाय टू एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय फोर। तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा, माइनस थ्री के एक्स स्क्वायर बाय एट। क्लियर है क्या? ऑल करेक्ट, हाँ या ना सारे बच्चे? यस और नो? ऑल मैच्ड? यस। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां जब जा रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट इधर। वर्क डन नेगेटिव ही आना चाहिए था, नेगेटिव ही आ रहा है। सर x बाय टू पर स्प्रिंग फोर्स है इधर, डिस्प्लेसमेंट है इधर, फोर्स हमेशा इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेट उधर है, वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव ही आ रहा है। सर पहले यहां है और फिर यहां है, अगर आप ध्यान से देखें तो स्प्रिंग फोर्स तेरा इधर है, हाँ सर, और डिस्प्लेसमेंट तेरा इधर है, वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यहां पर तेरा स्प्रिंग फोर्स किधर है, इधर है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है। इतना एनालाइज कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो चुपचाप ये फॉर्मूला लगाओ। क्लियर? अब एडवांस के सवालों में जरा और चलते हैं। ये भी आपको बेसिक सिखाया है सारे बच्चे, ये आपके एडवांस के सवालों में पार्ट है। अब क्या होता है ना, वहां ग्रेविटी भी काम कर रही है, वहां ग्रेविटी भी काम कर रही है, वहां स्प्रिंग भी काम कर रहा है, वहां टेंशन भी होगा, तो बच्चों को मौत आएगी। ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन में है, ध्यान सुनना, ये क्या है हमारे पास, वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, वर्टिकल प्लेन है हमारे पास, एक एम मास, ये स्प्रिंग थी बेटा, ठीक है, स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के वर्टिकल प्लेन मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे वाले प्लेन में है हमारे पास। ठीक है, और नेचुरल लेंथ है हमारे लिए 2r। स्प्रिंग का जरा देखो मैंने क्या क्या दे रखा है, स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ इज 2r। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक बॉडी है जो इसके साथ कनेक्ट कर रखी है, समझ रहे हो? नेचुरल लेंथ हमारे पास क्या है, 2r। ऐसे थी स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग को नॉर्मली छोड़ोगे तो स्प्रिंग ऐसे रहना पसंद करेगी, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 2r। ऐसे नेचुरल लेंथ है हमारे पास ये 2r। अब सारे बच्चे बताना, सवाल तो बाद में करेंगे, अभी मैं छोटे छोटे पार्ट्स की बात कर रहा हूं। मैं अगर इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके गया हूं, ठीक है, या फिर एक समझिए नेचुरल लेंथ ये है हमारे पास, ये यहां से इनिशियली यहां पर थी, इस स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ, नेचुरल लेंथ क्या है, 2r। छोड़ोगे तो यहां रहना चाहती है, लेकिन मैं इसको यहां से यहां ले गया तो स्प्रिंग पिचक जाएगी। अब मैं जैसी इनिशियली रेस्ट से यहां पर छोड़ रहा हूं फाइनल, अब मुझे ये सारे बच्चे बताएंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। जरा देखिए कौन कौन सोच पाता है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, जरा सोच के बताना। और वर्क डन बाय स्प्रिंग, तीन ही फोर्सेस काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है, फ्रिक्शनलेस रिंग है सारे बच्चे, फ्रिक्शनलेस रिंग है अभी सारे बच्चे। जरा मुझे अब बताइए क्या क्या वर्क डन आएंगे।
अब देखो दिमाग लगाओगे तभी समझ आएगा। स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2r है, ये हमारे पास थी तो यहां पर रहेगी, तो मैंने इसको ऐसे मूव करा तो स्प्रिंग पिचकती जाएगी पिचकती जाएगी पिचकती जाएगी, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल। जैसे ही छोड़ूंगा स्प्रिंग भागेगी इधर से इधर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बाद में मुझे लगाना है, लेकिन मैं अभी वर्क एनर्जी थ्योरम, मेरे को बस वर्क बता दो। अब देखना गलतियां। सर ग्रेविटी की बात करोगे, वर्टिकल प्लेन में था सर, फोर्स ग्रेविटी का फोर्स तो इधर है सर। मैंने कहा सर यहां से यहां जाएंगे, वर्क डन कैसे निकालें? मैंने कहा भाई इसको इससे मतलब ही नहीं है। वर्टिकल देख, आर लेंथ ऊपर गया है, हाँ, अगर आर लेंथ ऊपर गया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तेरा सीधे अगर तू यहां पर बात करेगा तो आएगा -mgr, खत्म। ग्रेविटी के वर्क डन में ध्यान से सुन ले बेटा, वर्टिकल हाइट देखते हैं, बॉडी ऊपर गई तो नेगेटिव, नीचे गई तो पॉजिटिव, दैट्स इट, दैट्स इट। सर वर्क डन बाय नॉर्मल कैसे निकालूंगा? भाई नॉर्मल तो हमेशा इसकी अगर तू बात करेगा तो नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। हाँ सर बात तो सही है, नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही तो आया, इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उससे परपेंडिकुलर, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उससे परपेंडिकुलर, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उससे परपेंडिकुलर, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उससे परपेंडिकुलर। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, बिकॉज किस रीजन से? बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा, वर्क डन 0 होना चाहिए, वो भी अभी मैं तुम्हारा कंसेप्ट तोड़ूंगा। क्लियर? सर वर्क डन बाय स्प्रिंग, मैंने कहा सीधी सी बात, k/2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, खत्म। सर x फाइनल x इनिशियल कैसे निकालूंगा? x फाइनल क्या था? इलोंगेशन / कंप्रेशन फ्रॉम nl, नेचुरल लेंथ से। तो जरा देखना, जब ये यहां पर आएगा तो x फाइनल तेरा कितना है? 0 है भाई। क्यों? नेचुरल लेंथ थी 2r, अभी भी 2r है, तो ये तो नेचुरल लेंथ पर ही आया है, तो ये फाइनल इलोंगेशन 0। इनिशियल इलोंगेशन की बात करें या कंप्रेशन की बात करें, वो कैसे निकालोगे? यहां रायता फैलेगा। सारे बच्चे बताना, अगर मैं देखूं फाइनल तो 0 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पर जा रहा है। x इनिशियल कैसे निकालोगे? वेरी गुड, यहां कई बच्चों से गलती होगी, समझ भाई। x इनिशियल अगर कई बच्चे r√2 बोलेंगे, ये होगी भाई, समझ, ये नेचुरल लेंथ है। इनिशियली अगर तू ध्यान से देख, इस पोजीशन की सर आप बात कर रहे हो तो इनिशियली यहां पर है। मैंने कहा कि भाई ये 2r नेचुरल लेंथ थी, हाँ, अभी तूने किस सिचुएशन में रखा हुआ है? मैंने सर इसको r√2 की लेंथ पर रखा हुआ है। ये कितना लेंथ है? r√2 ही तो है, हाँ, तो नेचुरल लेंथ से ये कितना लेंथ हुआ? ये तो सर 2r माइनस r√2 हुआ, ये था तेरा x इनिशियल। कई बच्चों से गलती हुई होगी, सॉरी बोलिए, और जिनसे सही हो गया दिल बनाइए। इस एडवांस के सवाल में यही गलती थी बच्चों से। तो 0 का स्क्वायर माइनस r2r माइनस r√2 का स्क्वायर वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा। सारे बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं सर r√2 होना चाहिए। अबे पहले ये समझ उस फॉर्मूले में x क्या है। पहले देख, मैं वही कह रहा हूं, जो बच्चा मेरे वर्ड को सुनेगा ही नहीं, उससे सवाल बनेंगे नहीं भाई, सीधी सी बात है। फ्रॉम नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग को अगर तू नॉर्मली छोड़ेगा, ध्यान सुन, अभी ऐसे में फॉर्मूले लगाने में सब मजे में होते हैं क्योंकि सीधा सीधा है, एडवांस घुमा देता है, सवाल को गोल कर देगा तो घूम जाओगे तुम भी। नेचुरल लेंथ ये थी, अगर तू इनिशियल लेंथ इसकी ये मान ले 2r था, अब तूने इसको रखा कितने पर है? r√2। सर ये कैसे निकाला? रहे पाइथागोरस थ्योरम यार, r√2 क्या बात कर रहा है? अब हमारे लिए अगर मैं यहां पर बात करूं, तुम्हारा जो यहां पर इनिशियल 2r था, मुझे जो x इनिशियल चाहिए, x इनिशियल फ्रॉम nl निकालेगा ना, फ्रॉम नेचुरल लेंथ निकालेगा ना। तो नेचुरल लेंथ 2r थी, तूने रखा है r√2 पर, तो ये है तेरा x इनिशियल भाई।
तो वो चीज तुम्हें यहां रखनी है। तो तीनों के वर्क डन आ गए वर्क एनर्जी थ्योरम में। जैसे ही तू उसको छोड़ेगा भागते हो जाएगा, यहां वेलोसिटी टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हो गया सवाल, क्लियर हुआ क्या? अभी आगे वर्क एनर्जी थ्योरम में फिर सवाल आपका आएगा। क्लियर? जरा सारे बच्चे, ये एडवांस का सवाल है, जरा देखिए कौन कौन कर पाता है। ये एचसी वर्मा में भी है, एडवांस में आया हुआ सवाल है और वन ऑफ द कठिन सवालों में से आता है। ठीक है, एट नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ। सवाल सुनना आप, जरा देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। इट्स लाइक ये बेड है, बेड के अंदर स्प्रिंग लगा होता है ना, तुम ये हो, तुम एच हाइट ऊपर से इसको यहां से, ये एच हाइट ऊपर से चलना स्टार्ट करेगा, चलना स्टार्ट करेगा, चलना स्टार्ट करेगा, इसके ऊपर हिट करेगा, तो क्या ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, हां या ना? सारे बच्चे मुझे बताइए। सारे बच्चे, अब ये आपका एडवांस का सवाल बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, कईयों को शायद हल्का लग रहा होगा भी, लेकिन फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, एडवांस में, सब्जेक्टिव में और एचसी वर्मा के उसमें भी कठिन सवालों की कैटेगरी में है। अब इसको सीखना यहीं से पड़ेगा बेटा। कई बच्चे बोलते हैं सर स्प्रिंग टफ लगता है, टफ लगता है, सीखना यहीं से पड़ेगा, कंप्रेस होएगा। अब मैंने मान लिया कि जैसे ये इनिशियल सिनेरियो है और आपको पता है ये जाएगा जाएगा, जब कंप्रेस करके रुकेगा फिर ऊपर उछल जाएगा, मैं आपको सिनेरियोज भी बना के दे रहा हूं, बस आप वर्क डन बता दीजिए। ये अपनी नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग यहां से ऐसे चला गया है एक्स नॉट लेंथ, ठीक है, ब्लॉक यहां पर है, एम मास। तो सारे बच्चे मुझे बताएं वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, इनिशियल और फाइनल सिनेरियो, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, और वर्क डन बाय स्प्रिंग, बस इतना बता दो। बच्चे इक्वेशन नहीं बना पाते, बाद में जोड़ना सीखे और बनाइए। चलिए बेटा, सवाल नहीं समझा, यहां से ब्लॉक, ये इनिशियल सिनेरियो, ये फाइनल सिनेरियो, इनिशियल से फाइनल ब्लॉक गया गया गया, इस पर हिट करा और ये और कंप्रेस कर देगा, स्प्रिंग पर कंप्रेस करके रुकेगा। मैं वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी कुछ बात ही नहीं कर रहा, मुझे बस इतना बता दीजिए वर्क इधर से लेके इधर तक वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है। बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, सॉरी बोलिए। क्यों कठिन सवाल है? इसलिए। पहली गलती, सॉरी बोलिए। इस सवाल की पहली गलती, बच्चा इसमें ग्रेविटी का वर्क डन ही नहीं लेता। अबे गधे, ये ब्लॉक इस लेवल से इस लेवल तक आया है, तो ग्रेविटी ने यहां से यहां वर्क किया, इसके बाद ग्रेविटी ने वर्क ही नहीं किया। वाह 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 वाह, पहली गलती। भाई ग्रेविटी यहां से काम करना स्टार्ट करेगी और पूरा यहां तक करेगी। तुम्हें क्या, बच्चे क्या करते हैं, सर यहां से यहां ग्रेविटी, फिर स्प्रिंग काम करेगी। अबे ग्रेविटी पूरा काम करेगी। हो गई गलती, इसीलिए सवाल कठिन कैटेगरी, आंसर गलत आता है, पहली गलती में ही आंसर गलत हो जाएगा। स्प्रिंग का वर्क डन बच्चों को वैसे बहुत दिक्कत आती है, अब आसान हो जाएगा। -k/2 एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। सर ये कैसे निकालूं? पहली बात, एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल कहां से होते हैं? नेचुरल लेंथ से। ये नेचुरल लेंथ थी, तो सर एक्स इनिशियल तो 0 है, मैंने कहा, और एक्स फाइनल सर एक्स नॉट है, प्लस माइनस से कोई लोड नहीं, स्क्वायर करके रखना है, तो -k/2 एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सर -k/2 एक्स नॉट का स्क्वायर वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा सर, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय ग्रेविटी। दूसरी गलती वर्क एनर्जी थ्योरम में आती है, उसकी भी बात करेंगे आगे चल के। क्लियर? किस किस का यही आया है? क्लियर? पहली गलती यहां होती है, सेकंड गलती जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे लगवाऊंगा तो वहां होगी। अगला जरा देखिए, ये आपको एचसीवी में सवाल मिलेगा। ये है हमारे पास लेंथ,
दैट इज एल। दो सरफेसेस हैं हमारे लिए। ये एक रिंग है ऑफ मास एम। ये एचसीवी में आपको सवाल मिलेगा, सर अभी क्यों बता रहे हो, हम कब करेंगे? मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा। कठिन सवालों की कैटेगरी में कठिन इसलिए नहीं होता कि कोई खतरनाक चीज लग रही है, कठिन इसलिए क्योंकि आपने माइन्यूट चीजों को ढंग से नहीं पकड़ा। ठीक है, स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ हमारे पास L या हमारे पास L/2। ठीक है, ये आपका ध्यान से सुनिएगा। स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ में कितनी दे रहा हूं, L/2। यहां पर मैंने स्प्रिंग को फिक्स कर लिया। ये समझ लो क्या है, रेल है। जैसे एक रॉड है हमारे पास, मैंने यहां पे स्प्रिंग बांधी और उसमें एक, जैसे मेरे हाथ में ये है रिंग है, वैसे एक रिंग पे लगा दी, और एक और रॉड थी उस पर ये रिंग को मैं मूव कर सकता हूं। समझना, ये जो रिंग है इस पर ये हमारे पास मूव कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर स्प्रिंग बांधी, रिंग ली, उसमें से रॉड पास कर रखी, ये दोनों का बीच का, रेल्स का बीच का लेंथ फिक्स है। मैं स्प्रिंग को यहां ले गया हूं। अब जब ये यहां से मूव करती, जैसे आप छोड़ोगे ये ऐसे ऐसे मूव करेगी, जब ये यहां पर आएगी स्प्रिंग ऐसे हो जाएगी। ए से लेके बी तक की बात में अगर मैं करूं, सारे बच्चे, वर्क डन बाय स्प्रिंग, मेरे को सिर्फ स्प्रिंग का वर्क डन बताएं। ए से लेके बी तक में वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? और चलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी भी बता दीजिए कितना होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल भी बता दीजिए कितना होगा, ए से बी का। यह आपको एचसीवी में सवाल मिलेगा। चलिए करिए भाई। बेटा इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं इधर उधर की बात। अगर ये सवाल यहां पे मैं लाया हूंगा, अभी नहीं लाए हैं। चलिए बेटा बताइए। सर ग्रेविटी का तो वर्क डन होएगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल चल रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, ग्रेविटी किधर होएगी, इधर। सिर्फ जिसका वर्क डन आप लिख रहे हो ना, तो ये मत सोचो सर स्प्रिंग भी तो है नॉर। अरे भाई तू ग्रेविटी का वर्क डन लिख रहा है तो सिर्फ ग्रेविटी के बारे में सोच और मत सोच। ग्रेविटी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, सर वर्क डन 0, हटाओ, खत्म। सर नॉर्मल हमारा इधर होगा कांटेक्ट, जैसे मान ले भाई रिंग है तो इसमें रिंग को रखेगा तो रिंग ऐसे कांटेक्ट में आएगी तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का भी वर्क डन 0 आएगा। सर स्प्रिंग का वर्क डन आएगा कितना, -k/2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। अब x फाइनल और x इनिशियल अगर आपने ढंग से लिख लिए तो सवाल बन जाएगा। x इनिशियल और x फाइनल अगर आपने ढंग से लिख लिए तो ये कठिन सवाल भी बन जाएगा। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या है? इनिशियल पोजीशन में अगर आप देखें लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितना है, सर ये कैसे मैं निकालूंगा? ज्योमेट्री बेटा, ट्राइंगल देख, 37 डिग्री स्टैंडर्ड ट्राइंगल, ये अगर L है तो तू cos 37 लगा सकता है। तो ये हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो cos 37 तुम्हारे पास क्या रहेगा, हमारे पास 4/5 इज इक्वल टू L/h। मुझे h चाहिए तो 5L/4 हमारे पास है। यस सारे बच्चे जरा ध्यान समझना। अगर मैं ये इनिशियल सिनेरियो था, हाँ, तो इसमें इलोंगेशन कितनी होगी? मैंने कहा भाई जितनी भी लेंथ है उसमें से नेचुरल लेंथ घटा दोगे तो इलोंगेशन पता लग जाएगी, हाँ या ना। क्लियर? यस और नो? तो सर ये cos 37 आपने ये कैसे लिखा भाई? जो ट्राइंगल होता था, अगर 37 यहां है तो ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, cos 37 इज 4/5, और मुझे ये हाइपोटेन्यूज चाहिए थी, ये जो h है दैट इज 5L/4। तो इनिशियल पोजीशन में लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 5L/4, नेचुरल लेंथ इतना है, तो xi क्या होगा? इलोंगेशन
इलोंगेशन अगर आप देखें तो ये होगा 5L/4 माइनस L/2। हमारे पास एलसीएम आया 4, 5L माइनस 12, तो 3L/4 इनिशियल इलोंगेशन था। जरा देखें कितने बच्चे ये ऐसे ही करे हैं। ये आएगा हमारे पास फाइनल माइनस 3L/4 का स्क्वायर। क्लियर? सर फाइनल सिनेरियो में मैं कैसे निकालूंगा? भाई देख, L/2 रख के ना एक सर्कल बना ले, ध्यान समझ। अगर मैं L/2 रख के एक सर्कल बनाऊंगा, ये इसकी इलोंगेशन है, ये x फाइनल है और ये x इनिशियल है। समझ रहे? L/2 की नेचुरल लेंथ थी, तूने स्प्रिंग को इतना खींच रखा है, L/2 नेचुरल है, तो यही तो इलोंगेशन हुआ। तो मैंने हाइपोटेन्यूज निकाली, उसमें से L/2 लेंथ हटा दिया, तो इलोंगेशन आ गया हमारे पास x इनिशियल। इलोंगेशन अगर मेरे पास फाइनल की बात करनी है तो मैं कहूंगा भाई फाइनल लेंथ हमारे पास L माइनस L/2, तो ये L/2 लेंथ का हमारे पास फाइनल था, तो यहां पर तेरा L/2 की वैल्यू आएगी। किस किसने यही करा है? दिल बना दो सारे बच्चे। किस किसने वर्क डन बाय स्प्रिंग में यही करा है? फाइनल इलोंगेशन चाहिए फ्रॉम नेचुरल लेंथ, इनिशियल इलोंगेशन चाहिए फ्रॉम नेचुरल। प्लस माइनस से हमें कोई लोड नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। ध्यान समझ, मैंने स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ दी है L/2, तो जब मैंने यहां रखा है तो पहले से ही खींची हुई थी, तू यहां पर लेके गया तो और खिंच गई, तो ये लेंथ पता लग जाए, उसमें से L/2 हटा दूंगा, ये नेचुरल लेंथ अगर मैं हटा दूंगा तो इलोंगेशन पता लग जाएगी। तो मैंने यहां पर क्या करा, पहले हाइपोटेन्यूज निकाली, वो आई 5L/4, उसमें से L/2 हटा दिया, तो ये पता लग गया इनिशियल इलोंगेशन xi आ गया। फिर ये स्प्रिंग भागते भागते यहां पर आई, तो यहां पर ये नेचुरल लेंथ पर नहीं आई, अभी भी L लेंथ है हमारे पास। इलोंगेशन कितना होगा? L/2, वो रखा, वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया। जब ये सवाल होगा कि भाई यहां से मैंने रेस्ट से छोड़ा है, भागते भागते यहां पर आया है, तो टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो स्प्रिंग का वर्क डन होगा, ग्रेविटी का होगा, नॉर्मल का, ग्रेविटी का 0 हो गया, नॉर्मल का 0 हो गया, स्प्रिंग का वर्क डन निकालना आ गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ mu²। सवाल खत्म। यही करना है बाद में। क्लियर हुई क्या बात? यस और नो? यस और नो? सर L/2 क्यों? अरे भैया ये दिया है गिवन। मैं अगर दे देता नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L, तो x फाइनल 0 होता हमारे पास। ये मैंने गिवन है भाई, मैंने दिया है कि L/2 है हमारे पास। क्लियर? क्लियर? हाँ या ना? अब आज की क्लास, अभी 2-3 क्लास मजे में रहेगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले एक चीज मैं आपसे पूछूं। अब ये सारी चीजें ना स्कूल में नहीं होती। अब स्कूल वाले सिलेबस क्यों भागते हैं आगे? इसीलिए भागते हैं, इतना माइन्यूटली जाएंगे ही नहीं वो। अब मेरे को बताओ, मैंने यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये बॉडी 2 मीटर गई, ग्रेविटी 2 kg का ब्लॉक है, ये म्यू की वैल्यू हमारे लिए 0.2 है। ठीक है, सारे बच्चे मुझे बताना, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना? सारे बच्चे, सारे बच्चे। अब देखते हैं आपके कितनी माइन्यूटली आपने चीजों को समझा है। चलिए भाई, सर हमेशा नेचुरल लेंथ से ही लेना है। यस, स्प्रिंग फोर्स देखो, इसीलिए कहता हूं मेरे वर्ड्स पर बेटा बिल्कुल ध्यान रखिए। रिस्टोरिंग नेचर है हमारे पास x, यहां पर हम लोगों ने लिखा होगा फ्रॉम नेचर, ये x कहां से बनाया है? फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ठीक है, नेचुरल लेंथ से ही x लेना है, इनिशियल हो या फाइनल हो, हर बार नेचुरल लेंथ से ही लेना है। हाँ, हो गया? 0 0 क्या ही फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है? बता ही नहीं सकते आप वर्क डन। सोचो आप।
आइए, क्या बात कर रहे हो सर, स्टार्टिंग से आप यही पढ़ा रहे हो, अब कह रहे हो कि हम बता ही नहीं सकते। हाँ, इतने सारे फोर्सेस हटा, मैं तेरे को सिंपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले एक चीज सिखाइए। सर आपने गलत सिखाई, 9वीं क्लास की जैसे हमें नहीं बेटा, मैंने आपको एक चीज सिखाई, उसको मैं अब और रिफाइन करता हूं। आपके अंदर पहले डाउट क्रिएट करूंगा, आप सोचिए, नहीं तो आप सिर्फ फॉलो करेंगे। हाँ आपने सही बोला, सोचिए। सर बहुत सारे फोर्सेस, मैंने कहा इतने सारे को छोड़, पहले एक से ही समझ ले, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मैंने पूछा कि भाई ये एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन 2 मीटर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताइए। तो आपने कहा सर मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। मैंने कहा सर 10 इंटू 2 इंटू कॉस 0 सर प्लस 20 जूल्स का वर्क डन है। मैंने कहा वेरी गुड। अब सोच, एक बंदा ये यहां से ये यहां पर था बेटा, तो मैं भी यहां पर था, ये जैसे जैसे यहां से यहां आया, इसके साथ साथ मैं भी यहां से यहां आ गया। अब ये बताना, नोट्स खराब नहीं हुए, ये अच्छी चीज है कि अब आप सोचेंगे। समझ, एक डब्बा, मैं अगर बाहर रुका हुआ हूं तो मैंने क्या देखा कि ये पॉइंट वर्क डन क्या था, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं अगर वो चल गया तो आपका वर्क डन है। तो मैंने कहा मैं यहां खड़ा हुआ हूं, ये पॉइंट यहां से यहां गया, वर्क डन है। अब मैंने कहा मैं यहां पर हूं, यहां पर हूं, जैसे जैसे ब्लॉक चल रहा है मैं भी आगे चल रहा हूं, ये पॉइंट फिर ये पॉइंट फिर ये पॉइंट फिर ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, बिल्कुल इसके सामने हूं, मेरे लिए वर्क डन क्या हुआ? इट्स नॉट अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम, इट्स नॉट अबाउट सूडो फोर्स बेटा, इट्स अबाउट वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन आपने ध्यान से नहीं सुनी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर 9वीं क्लास में तो स्टेटमेंट ही गलत पढ़ाते हैं, हम लोगों ने पहले स्टेटमेंट सीखी है बेटा, इसके बारे में हल्की सी भनक तक नहीं दी क्योंकि मेरे को बाद में चेंज करनी थी, पहले इसको सीखिए भाई। अगर मेरे लिए ये पॉइंट ऑफ ये इधर था, अगर मैं रुका हुआ हूं तो ये मेरे को चलते हुए दिखेगा, तभी मैं वर्क डन बोलूंगा। लेकिन जब ये यहां पहुंचा तो मैं भी यहां पहुंच गया, यहां पहुंचा तो मैं भी यहां पहुंचा तो यह भी यहां पहुंचा तो ये भी यहां पर यहां पर यहां, मैं तो यही बोलूंगा ना यार। एक ब्लॉक पे मेरे को क्या दिखाई देगा, एक ब्लॉक पर 10 न्यूटन फोर्स लगा है और ये तब भी रुका हुआ था, मैं तो वर्क डन बोलूंगा ही नहीं, हुआ ही नहीं यार, चला ही नहीं है। हाँ या ना, यस और नो? मेरे लिए तो डब्बा है, उस पर 10 न्यूटन लगा रुका हुआ है, क्योंकि उसके जैसे जैसे वो चल रहा है मैं भी चल रहा हूं, जैसे जैसे वो चल रहा है मैं भी चल रहा हूं, तो मेरे लिए तो हमेशा सामने है सामने है सामने है सामने है, मेरे लिए तो रुका हुआ है, फोर्स लग रहा है लेकिन रुका हुआ है। तो मैं यहां पर बोलूंगा भाई वर्क डन तो 0 है, तुम क्या बात कर रहे हो? चाइनीज फिजिक्स। तो बेसिकली अब अगली कहानी आती है, वर्क डन इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट। ध्यान सुनिए, कंसेप्ट ये है कि जब आपने वर्क की बात करी, अब इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये तो प्योर लॉजिक था ना यार, ये तो प्योर लॉजिक था। अगर मैं वर्क की बात करूं तो एफ डॉट एस से सर सीखा था, और मैंने क्या कहा था कि सर बेटा ये एस क्या होता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। और काइनेमेटिक्स में सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव्स। जब ये डिस्प्लेसमेंट की बात है, इट इज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर है। इट इज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव्स भाई। हो सकता है किसी, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना बेटा, हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के लिए फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट दिखा तो उसके लिए वर्क डन होगा, लेकिन हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के लिए फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वो बोलेगा वर्क डन 0। तो आप कभी भी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर की बात करते हैं। अगर आपका ऑब्जर्वर चेंज तो वर्क डन चेंज। क्लियर?
हां या ना, पहले तो ये समझिए। सर ऐसे तो हर चीज का वर्क 0 होगा, डिपेंड करता है तुम देख कहां से रहे हो फिजिक्स। क्लियर? डिपेंड करता है कि तुम देख कहां से रहे हो फिजिक्स, उस पर डिपेंड करेगा। अब बात है कि सर क्वेश्चन में जो इतने सारे वर्क डन निकलवाए जा रहे हैं एडवांस में, उन्होंने तो कहीं मेंशन ही नहीं करा। मैंने कहा अगर मेंशन नहीं है तो इनर्शियल फ्रेम, अगर मेंशनड नहीं है, ध्यान सुनना, अगर क्या मेंशन नहीं है, अगर ऑब्जर्वर, ध्यान सुनिए, अगर ऑब्जर्वर मेंशनड नहीं है तो ग्राउंड फ्रेम आपका ऑब्जर्वर रहेगा। ये बाय डिफॉल्ट पूरी दुनिया यही मानेगी, ग्राउंड फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम आपका ऑब्जर्वर रहेगा। ये आपका बाय डिफॉल्ट सेटिंग है भाई। अदरवाइज अगर ऑब्जर्वर मेंशनड है, अगर ऑब्जर्वर मेंशनड है तो उसके लिए सॉल्व करेंगे। मेंशनड है तो उसके लिए सॉल्व करना। अब एग्जाम्पल से ही सीख पाओगे। इसमें क्या था, इसमें कोई खतरनाक बात थी ही नहीं। अब सारे बच्चे जरा देखें हमारे लिए। अच्छा एक सवाल तो मैं इसका नॉन इनर्शियल फ्रेम का लाया ही हूं। इस सवाल को सारे बच्चे अब जरा देखते हैं, यहीं से आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा कुछ बच्चे इधर उधर बकवास कर रहे हैं, सर हाउ टू सॉल्व, सवाल से सीख पाएंगे भाई। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड फ्रॉम एन एलिवेटर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर वर्क डन बाय नॉर्मल तो हमेशा 0 होता है ना। अभी दिखाता हूं, इसलिए जो चीजें मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ग्रेविटी का वर्क डन क्यों निकालना सिखाया, क्योंकि उसका फिक्स पैटर्न है। फ्रिक्शन का वर्क डन क्यों निकालना सिखाया, क्योंकि उसका फिक्स पैटर्न है। फ्रिक्शन का वर्क डन, वो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन फिक्स पैटर्न है। नॉर्मल रिएक्शन कभी वर्क डन 0 कैसे कर रहा है अभी देखना पता लगेगा। कुछ बच्चे रट लेते हैं, रटना नहीं है, दिमाग लगाएंगे। हमारे पास बेटा अ ब्लॉक ऑफ मास इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड, एक m मास का है और इसमें एलिवेटर में रखा है। द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अप विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग t सेकेंड, t सेकेंड में वर्क डन इन t सेकेंड्स। अब मुझे सारे बच्चे बताना, सवाल देखो मैं इसीलिए ना ऑब्जेक्टिव सवाल कराना नहीं चाहता, पता है क्यों, क्योंकि आप सीधे आंसर पर भागते, कुछ सी पर गए, कुछ ए पर गए, कुछ ना कुछ आंसर दबाएंगे, लर्निंग खत्म। पहले मुझे बताइए, कैमरे से अगर आप देखोगे तो ब्लॉक क्या दिखेगा। मुझे आंसर से ज्यादा मैटर कर रहा है कि मैं आपको कंसेप्ट सिखा पाऊं। अब देखो इन्होंने तो कैमरा वैमरा बोला नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं यहां पर कैमरा लगा लेता हूं तो कैमरे से आपको क्या दिखाई देगा, रेस्ट दिखाई देगा, मोशन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बेटा। वेरी गुड। अगर समझना इन क्वेश्चन आगे बेटा क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, आप आंसर पे मत दौड़िए, आप कंसेप्ट सीखिए। अगर मैं क्वेश्चन में कहता हूं कैमरा वर्ड बोल दूं या नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऑब्जर्वर इनसाइड लिफ्ट, कुछ भी अगर आपको बोला जाए, सारे बच्चे जरा देखना, ये बंदा क्या बोलेगा, ये बंदा कहेगा कि ये ब्लॉक था सर, मैंने कहा हां। सर mg यहां है, मैंने कहा हां। सर टेंशन यहां है, मैंने कहा हां। सर ma यहां है, सर ma यहां है। ये सूडो फोर्स बनाएगा तभी लॉज ऑफ मोशन समझ पाएगा। ये सूडो फोर्स था तो वो कहेगा सर टेंशन की वैल्यू है mg प्लस ma, क्यों, क्योंकि रेस्ट पर दिखा। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। रेस्ट पर दिखा तो टेंशन की वैल्यू, फोर्स कितना लग रहा है, m इंटू जी प्लस ए। अब आप सभी लोगों को ये बात पता है, बट डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ये इसको रेस्ट पर दिख रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन ये कितना बोलेगा बेटा। किस किस को ये बात समझ आ गई, दिल बनाओ। जो कैमरे से देख रहा होगा या कोई बंदा लिफ्ट में खड़ा है, उसने देखा एक ब्लॉक टंगा हुआ है, ऐसे है, ये तो चल ही नहीं रहा है, फोर्स लग रहा है, टेंशन है, उसकी वैल्यू अगर वो निकालेगा तो mg प्लस ma बोलेगा। कैमरे वाले बंदे के लिए टेंशन की वैल्यू क्या है, mg प्लस ma या m इंटू जी प्लस ए, जी इफेक्टिव।
मैं कहूं भाई फोर्स लग रहा है, कह रहा हाँ। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, कह रहा नहीं यार डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। मैंने कहा वर्क डन बाय टेंशन, जीरो, वो जीरो बोल देगा। इस सवाल में तो बताया ही नहीं गया ऑब्जर्वर कौन है, तो मतलब ग्राउंड से ही देखने वाला व्यक्ति होगा, हाँ या ना। सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं, भाई इस लिफ्ट के अंदर हमारा वर्क डन बाय टेंशन कितना है, बच्चे खो जाएंगे फिर। समझिए अब हमारे पास इट इज नॉट मेंशन, ऑब्जर्वर कौन है ये मेंशन नहीं है। ऑब्जर्वर कौन है मेंशनड नहीं है, मेंशनड नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। तो सर हम किसको बनाए ऑब्जर्वर, तो एक बच्चे ने जैसे पूछा था ना, तो सर सभी का वर्क डन का जीरो हो जाएगा। भाई देख ऑब्जर्वर तू सेट करेगा तो सबके लिए अलग अलग है, तो बनाना चाहे बना सकता है कि भाई इसका भी जीरो इसका भी जीरो, तुम बोलने के लिए तो बोल दो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ग्राउंड से तुम बोलो आईटी वालों को सर वर्क डन तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है ना, मैं उस फ्रेम में बैठा हूं जहां से वर्क डन जीरो है, आंसर आपका गलत है, लपड़ मार के भगा देंगे। कहेंगे बेटा तू कहां से चौधरी बनाया, हमारे लिए सवाल था ना। कह रहा सवाल तुम्हारे सॉल्व करने के लिए था, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, इनर्शियल फ्रेम लेके चलोगे, बाय डिफॉल्ट ऑब्जर्वर तू नहीं है बेटा, तू क्वेश्चन सॉल्व कर बस और 14 लाख रैंक पर बैठ। ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड है। अब सारे बच्चे जरा देखना, ग्राउंड वाले व्यक्ति को क्या दिखाई देगा, ठीक है, ग्राउंड वाले व्यक्ति को सभी को पता है, उसको एक डब्बा दिखाई देगा, टेंशन दिखाई देगा, mg दिखाई देगा और a एक्सेलरेशन से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, उसको एक्सेलरेटेड मोशन दिखाई देगा। भाई ये बोलेगा कि हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन है। मैं बोलूं भाई टेंशन की वैल्यू क्या होगी, t माइनस एम जी, बेटा लॉ ऑफ मोशन में बहुत टाइम लेके सिखाया है, अब मत बोलना, टेंशन की वैल्यू यही होगी। सर ये तो सूडो इसके बराबर आ रही है, हाँ ये सूडो फोर्स लगा के पहुंच रहा है और ये मोशन की इक्वेशन t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए से पहुंच रहा है। अब सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए, क्या इस व्यक्ति को जिस पॉइंट, ये है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या इसको ये मूव होते हुए दिखेगा ग्राउंड से, हां या ना, सोच के बताइए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ग्राउंड से देखने वाले बंदे को क्या दिखेगा कि ये तो चला 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 यहां तक आ गया है ना, यस। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, u की वैल्यू 0, तो ये आएगा बेटा हाफ ए टी स्क्वायर, टी टाइम में ये इतना चला, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं इससे बोलूं भाई वर्क बता, वर्क बाय टेंशन, सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, वर्क बाय टेंशन तो कहेगा टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो, तो टेंशन की वैल्यू m इंटू जी प्लस ए, डिस्प्लेसमेंट है हाफ ए टी का स्क्वायर, कॉस जीरो इज 1, तो वर्क डन आपका आ गया। टेंशन का वर्क डन था ना। सर ग्रेविटी का वर्क डन ये क्या लिखेगा, वो कहेगा भाई एच लेंथ ऊपर गया है माइनस एम जी हाफ ए टी का स्क्वायर, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये आ गया, खत्म। हमसे क्या पूछा था, सिर्फ टेंशन का, है ना, सिर्फ टेंशन का वर्क डन हमसे पूछा था, तो ये आएगा m इंटू जी प्लस ए, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। क्लियर है क्या सारे बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन यस और नो, किस किस को ये बात समझ आई, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल अगर पलटना चाहता, आंसर डी, जीरो दे रखा है, ये जीरो किसके लिए है, ये जीरो हमारे पास, कुछ बच्चे कहें सर ये तो रुका हुआ होगा, किसके लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले का वर्क डन भी दे रखा है इन्होंने, समझ रहे हो, यस और नो। यस, एक अच्छा सवाल आपके लिए और देता हूं। अब आपको यह बात समझ आ गई है कि वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है ना। अब
ये तो ग्राउंड फ्रेम से था। सर सूडो फोर्स का भी वर्क डन निकलवाना सिखा दो ना। मैंने कहा चलो, एक स्फेयर है, मैंने यहां पर इसको फिक्स कर दिया, जिनको जाना है जा सकते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारे पास स्फेयर है, ये स्फेयर है ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर मैंने क्या करा है, फिक्स कर दिया है। ध्यान सुनना, बड़ा मस्त सवाल है, एचसी वर्मा के वर्क एंड पावर का सबसे आखिरी सवालों में से है। बच्चे कहते हैं सर ये सवाल हो नहीं पाता, दिमाग लगाएगा होगा, क्यों नहीं होगा भाई। ये ब्लॉक था, स्मूथ है, म्यू की वैल्यू 0, स्फेयर को मैंने फिक्स कर रखा है, इसका रेडियस है आर। ये आप अभी करके जाएंगे, ये होमवर्क नहीं है, बस मुझे वर्क डन की वैल्यूज बतानी है, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है हमारे पास। मैं इसको ए एक्सेलरेशन से, द एलिवेटर इज टेकन, द एलिवेटर इज स्टार्ट्स मूविंग विद ए एक्सेलरेशन ए, बेटा इधर उधर की बात नहीं, एक्सेलरेशन ए along plus x axis, find from frame from with respect to observer inside, with respect to observer, ध्यान सुनना, with respect to observer inside the elevator, find total work। चलो बेटा ये कर दो फिर जाओ। सवाल समझ आया। मैंने क्या करा, एक एलिवेटर है, इसके अंदर एक स्फेयर रखा है ऑफ रेडियस आर, फिक्स, ये मूव नहीं करेगा। ये हम लोगों ने यहां पर इसको चिपका दिया बेटा फेविकॉल से, ये हमारे पास यहां पर स्टिक कर दिया, अब ये मूव नहीं करेगा। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है एम मास का, ठीक है हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज लिख देता हूं, फाइंड द वर्क डन टोटल ऑन ब्लॉक व्हेन इट मूव्स बाय एंगल थीटा ऑन सरफेस ऑफ स्फेयर, ऑन सरफेस ऑफ स्फेयर। सारे बच्चे ध्यान सुनना, इसको फिक्स कर दिया, ये ब्लॉक है। अगर मैं इसको ए एक्सेलरेशन से इधर ले जाऊंगा, ये ब्लॉक जाएगा कहां। अब देखो ये वर्क पावर का आखिरी सवालों में से है, और इतना आसान नहीं कि आप 0 कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने 0 बोला ना, चलो मैं आप ही लोगों के कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करता हूं, आप उनके जवाब देना और आपको खुद पता लग जाएगा कि आप बेवकूफ थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ए एक्सेलरेशन से ले जाऊंगा, ये स्मूथ सरफेस है, ये ब्लॉक यहीं रुका रहेगा या चल जाएगा, बस इतना बता दो, इतना बता दो, पीछे चलेगा, है ना। आप सभी लोगों ने बोला, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी आई। अगर कोई उसके किसके रिस्पेक्ट में, हमारे पास ऑब्जर्वर इनसाइड द एलिवेटर, कोई तुम कैमरा लगा के यहां से चीजों को देखोगे तो ये पीछे जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आई। और अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई, पहले 0 थी, तो वर्क डन 0 कैसे हो सकता है, गधों। वर्क डन पॉजिटिव मींस काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, वर्क डन नेगेटिव मींस काइनेटिक एनर्जी का कम होना। पहले रुका हुआ था, अब आप सभी लोगों ने बोला कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अगर आप नोटिस करें तो ये तो सर चलेगा। मैंने कहा हां ठीक है, खुद से प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, हम गधे हैं। झट जवाब मत दिया करो, सोचा करो कि सर ये तो चल जाएगा। मैंने कहा हाँ चल जाएगा, तो सर काइनेटिक एनर्जी आ गई, मतलब वर्क डन तो हुआ होगा, कौन करेगा। अब ये आप सभी लोगों को सोचना है। बहुत प्यारा सवाल है, इसीलिए बच्चे इसको हमेशा डाउट में रखते हैं कि सर मेरे से ना ये एचसी वर्मा होती नहीं है। ये क्लास को नहीं सुना बे, तूने क्लास को नहीं सुना। अगर कैमरे की बात करें, सारे बच्चे मुझे बताना, कैमरा की बात करें तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है बेटा, ये ए एक्सेलरेशन से ले जा रहे थे, ब्लॉक पर सूडो फोर्स बनाना पड़ेगा चीजें समझने के लिए। किधर बनाए सूडो फोर्स ये बताइए पहले, नहीं होमवर्क नहीं, सोच के जाइए। ये बाद में अभी पूरा सवाल तो कराया ही नहीं है भाई,
इसमें तो सवाल एचसी वर्मा ने ये पूछा है कि इसको ए एक्सेलरेशन से ले जा रहे हैं, ये किस एंगल पर सरफेस को छोड़ देगा। सवाल तो कुछ और है, लेकिन उसके रास्ते में पहला कदम क्या है वो आपको हेल्प कर रहा हूं। तुम्हें भागना है, भाग जाओ अभी, हाँ या ना। सर सूडो फोर्स इधर, सर सूडो फोर्स आपने क्यों लिया? अब सवाल सुनना भाई, तू सवाल ऑब्जर्वर इनसाइड कर रहा है, समझ। तेरे को लिफ्ट के अंदर सवाल सॉल्व करना है। लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, तो लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए तेरे को एक बार सूडो फोर्स तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो लॉज ऑफ मोशन ही गलत आएंगे तेरे पागल, है ना। वेरी गुड। अब ये यहां से किसी एंगल थीटा पर रोटेट कर गया, मान लो ये ब्लॉक यहां से यहां आया, ठीक है, ये हमारे पास यहां से यहां आया है। सर काइनेटिक एनर्जी आएगी, अभी मैं वर्क एनर्जी थ्योरम कराऊंगा, तो ये सवाल आप देखना। अब एक बार लॉजिक पकड़ लोगे तो हो जाएगा। ये थीटा एंगल रोटेट कर गया, कौन कौन वर्क करेगा? फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? ग्रेविटी, नॉर्मल, और इसके लिए सूडो फोर्स भी एक फोर्स है, भले ही नकली है, वर्क डन बाय सूडो, इसके फ्रेम में काम होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर सूडो फोर्स तो नकली फोर्स होता है, सर वर्क कैसे कर सकता है? अरे भाई सूडो फोर्स इस व्यक्ति के लिए नकली नहीं है, इसके लिए सब कुछ है, क्योंकि न्यूटन लॉज इसी की वजह से इसको समझ आ रहे हैं। ये इसके लिए तो सूडो फोर्स की वजह से ही चलना स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए तो वर्क डन है। इसके लिए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ी तो वर्क डन किसी ने तो किया, सूडो फोर्स से स्टार्ट हुआ चलना, फिर ग्रेविटी भी मदद कर गया। अब समझिए सर, नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा ये ब्लॉक यहां जाएगा तो नॉर्मल इधर है, नॉर्मल इधर है, मैंने कहा सर नॉर्मल इधर है, मैंने कहा सर नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ये तो जीरो है। बच्चे इसको हमेशा सबसे पहले बताते हैं जो आसान लगता है उनको, तब वर्क डन में नॉर्मल विल बी इक्वल टू जीरो। मैंने कहा ओह, ग्रेविटी का वर्क डन, सर ग्रेविटी का वर्क डन कैसे लिखे? ग्रेविटी के वर्क डन के लिए अब आप सभी लोग मुझे बताइए, गला फाड़ फाड़ कर बताया गया, ग्रेविटी का वर्क डन, कंफ्यूज हो सर ये तो यहां से, हमें उससे मतलब ही नहीं है, मुझे ये लेंथ चाहिए। ग्रेविटी का वर्क डन में इनिशियल से फाइनल कितना गया उसकी बात है भाई, लेवल चेंज हुआ है यहां पर। ग्रेविटी का वर्क डन आपके लिए इधर से इधर की बात है, mg इंटू 2r गधे, प्लस क्यों नीचे मूव करा है भाई, समझो ये पूरा लेंथ आपका कितना है, r है, बहुत ही कम बच्चों ने बताया ये r है, ये भी तो लेंथ r है, तो ये वाला लेंथ कितना आएगा, r cos थीटा आएगा। समझना ग्रेविटी ने ये जो लेंथ काम किया है r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अरे इसीलिए सवाल बच्चों को समझ नहीं आता, क्योंकि कोई खतरनाक चीज थोड़ा ना लगाई। अगर आपने मेरे वर्ड्स को वर्ड बाय वर्ड सुना होता, ये सवाल कठिन नहीं है, बिलीव मी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ग्रेविटी यहां लगी, ये यहां से यहां आ गया सर ग्रेविटी का फोर्स। मैंने कहा ग्रेविटी का फोर्स रास्ते पर तो डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ वर्टिकल हाइट देखनी है। अगर ओवरऑल ब्लॉक नीचे आया तो वर्क डन पॉजिटिव, ब्लॉक ऊपर गया तो वर्क डन नेगेटिव, और वर्टिकल हाइट चाहिए तेरे को बस ज्योमेट्री लगानी थी। सर यहां से लेके यहां आर है, यहां से लेके ये आर था, तो आर कॉस थीटा ये हुआ, तो आर में से आर कॉस थीटा हटा दूंगा तो कितना ग्रेविटी ने वर्क किया वो मेरा आ गया था। सर हाउ 1 माइनस कॉस थीटा, रे पागल इंसान, कलम चला ले भैया, कलम चला ले, ऊषा में फेंक दूंगा बेटो, इलोन मस्क ढूंढ रहा है आर माइनस आर कॉस थीटा, बदमाश 1 माइनस कॉस थीटा, कलम चला ले। यस, तो यही लिखा है। इंटीग्रेशन से क्यों नहीं गए सारे बच्चे? इंटीग्रेशन से वर्क डन तब निकालते हैं चच्चा जब निकालना बेटर होता है, जब फोर्स वेरिएबल हो। ग्रेविटेशन फोर्स वेरिएबल नहीं है गधे, क्या बात कर रहा है? mg यहां लग रहा है,
यहां mg, यहां mg, यहां mg। सर ये तो बार बार एंगल वेरी कर रहा है। अभी तेरे को बताया तो, तू सीधे ले जा, वर्टिकल ले जा, एंगल पर ले जा, किसी तरीके से ले जा। वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है। अब यही होती है बात कि क्लास में कितना बच्चा माइन्यूटली सुन रहा है, उसको कोई खतरनाक बात लगेगी ही नहीं। सर प्लस mgh होगा इस केस में। ये h की वैल्यू सर हमारे पास यही है, ये रेडियस में से r cos थीटा हटा दो, ये है, तो बस हो गया सवाल। तुम लोग जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करके चीजों को समझते हो तभी दिक्कत आती है। यस, अब आई सूडो फोर्स का कैसे निकालोगे? सूडो फोर्स, अच्छा एक बात बताओ, किस किसने ये समझा? तो सूडो फोर्स भी कांस्टेंट है। किस किसने यही समझा है? सर हाउ आर कॉस थीटा, अरे ये सवाल कठिन नहीं है। अगर जो बच्चों को समझ आ रहा है उनको ये बात पता लग रही होगी कि क्लास में बोली हुई बातें कितनी गहरी है। ठीक है, और जितने बच्चे क्लास में इधर उधर बात करते हैं ना, उन्हीं का ही रायता फैलना स्टार्ट होता है। सवाल कठिन नहीं होता बेटा, इसकी माइन्यूट लेवल को अगर आप समझना स्टार्ट कर गए तो हो गया भाई। वर्क डन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग फोर्स बोला था, याद करिए, याद है? फोर्स यहां लगा रहे हो, ब्लॉक यहां से यहां आ गया, तो वो डिस्प्लेसमेंट लो फोर्स की डायरेक्शन में आर आया था, है ना? तो यहां से यहां गधे, ये फोर्स यहां लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना चला है? आर साइन थीटा। ये वाली लेंथ कितनी है? आर साइन थीटा, वही लिख दिया है। सर इंटीग्रेशन क्यों नहीं? अबे क्यों करूं मैं इंटीग्रेशन? तू कर ले इंटीग्रेशन, मेरे पास दिमाग में समय बचाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। भाई फोर्स, अबे यार सूडो फोर्स m इंटू ए, ये भी कांस्टेंट है गधे, क्यों करेगा इंटीग्रेशन? और जो तेरा वेट है mg, ये भी कांस्टेंट है, क्यों करूं मैं इंटीग्रेशन? जस्ट बिकॉज तेरे को थोड़ा सा कठिन लग रहा है सोचने में, तो तू इंटीग्रेशन चिपका देगा और कठिन बना देगा। अबे सवाल कठिन नहीं है, जो चीज बताई गई है उस पर ध्यान से सोच। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, बस इसी में एच.सी. वर्मा के सवाल में है कि भाई ये कितने जा पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। अब ये सर्कुलर की इक्वेशन यहां बनाएगा, एन की वैल्यू जीरो डालेगा, सवाल सॉल्व हो गया यार। अब सर्कुलर, सर फ्री बॉडी डायग्राम आता नहीं, सर मारे लपड़ तुम्हें अभी। यस, ये वाला सवाल सारे बच्चे सॉल्व करके आएंगे, अच्छा सवाल है। कंस्ट्रेंट रिलेशन, इसमें क्या क्या होगा? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन, वर्क एनर्जी, 3 चैप्टर हमारे पास यूज होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से काइनेटिक एनर्जी पर जाएंगे, और उसके बाद तो धनाधन सवाल ही सवाल है। क्लियर? भाई ये वाली क्लासें दबा के रिवाइज कर लो, मैं बता रहा हूं एडवांस के सवालों में मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर रोते रहोगे। क्लियर? रिवाइज करके आओ जितना वर्क पढ़ा रहा हूं। और मैं बता रहा हूं जिस दिन हमारी इस लेक्चर, इस चैप्टर में भी थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन ये चैप्टर पूरे सिलेबस पूरे 12वीं तक रहता है। इसको ऐसे करेंगे कि भाई एडवांस क्लास में आप लोग लगाएं। एच.सी. वर्मा के खतरनाक सवाल क्लास में आप लोग इक्वेशन बताते हो जाओ, सर ये होगा ये होगा। अभी आपको इंडिविजुअल सोचना सिखा रहा हूं, अब एक क्लास रुक के वर्क एनर्जी थ्योरम में कंबाइन करना सिखा दूंगा। हो गया चैप्टर कंप्लीट। कठिन से कठिन सवाल में यही सारे फोर्सेस को अलग अलग से सीख चुके हैं, बस अब एक साथ लगाना स्टार्ट कर दोगे, हो जाएगा। क्लियर? लव यू ऑल। तो अब जाइए जाइए जाइए, केमिस्ट्री की आप सभी लोगों की क्लास है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।